ए रेकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी अर्थात एक नश्वर की अमरता की यात्रा का अभिलेख। अध्याय 691 से 700। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 691। पवन सवारी रथ हान ली ने मार्क्विस नानलोग और कंपनी के पीछे पीछे रेत के तूफान में दसियों किलोमीटर तक उड़ान भरी। इस दौरान एक भी जादुई योद्धा उनके सामने नहीं आया था। साफ था कि चेतावनी दी गई थी। हान ली को तब याद आया कि जब उसने प्रतिबंध तोड़ा था तो उसे अनजाने में क्या पता चला था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये बिल्कुल संयोग था, क्योंकि वह रेत के तूफान के पार देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करने में असमर्थ था। उसका एकमात्र विकल्प अपनी आंखों के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करना और ब्राइट साइट वाटर द्वारा दी गई क्षमता का उपयोग करना था। चूंकि वह अपनी आंखों को साफ करने के लिए पहले ही कई बार ब्राइट साइट स्पिरिट वाटर का उपयोग कर चुका है, इसलिए वह इस अवसर का उपयोग ये जांचने के लिए भी कर सकता है कि इसका कोई प्रभाव हुआ या नहीं। नतीजों ने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था। उनकी आत्मिक दृष्टि घने रेतीले तूफान को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम थी, जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई। हालांकि 40 मीटर दूर रेत के तूफान के भीतर एक गोलाकार छाया देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गया। सदमे में आध्यात्मिक शक्ति उसकी आंखों से दूर हो गई और छाया अब दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी नंगी आंखें अब केवल रेत का तूफान देख सकती थीं। उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को एक बार फिर घुमाया और छाया एक बार फिर अपनी मूल स्थिति में दिखाई दी। लेकिन इस बार हान ली ने अपनी आंखों में और भी अधिक आध्यात्मिक शक्ति डाल दी। वह छाया को थोड़ा अधिक स्पष्ट रूप से देख पा रहा था और वह छाया को अंदर हल्के हल्के हिलते हुए देख सकता था। अतिरिक्त आध्यात्मिक शक्ति डालने के बाद भी वह जो देख सकता था उसकी यही सीमा थी। लेकिन फिर भी यह उसके लिए उनके आसपास के छिपने के स्थान को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि किस अद्भुत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। केवल जादू योद्धा ही इन हिस्सों में नेसेंट सोल योद्धाओं से खुद को छुपाने में सक्षम होंगे। ऐसा लगता था कि दुश्मन भी जानता था कि उनकी पार्टी काफी शक्तिशाली है और वह अंत तक लड़ना नहीं चाहता था, बल्कि उन पर नजर रखने का विकल्प चुन रहा था। इस प्रकार हान ली ने अपना स्थान प्रकट नहीं किया और अज्ञानता का नाटक करते हुए चले गए। चूंकि ये लोग शुरू से ही बहादुर नहीं थे, इसलिए बाद में उन्होंने उसमें बाधा नहीं डाली। एक बार जब हान ली की पार्टी पीले रेत के तूफान से बाहर निकल गई, तो वे तुरंत प्रकाश के विस्फोट में उड़ गए और अपनी उच्चतम गति से आसमान को चीरते हुए चले गए। हालांकि वे जादुई योद्धा के मोहरा को हिलाने में कामयाब रहे थे, लेकिन उनकी मुख्य सेना जल्द ही आने वाली थी। यदि वे इसे रेतीली बंजर भूमि से बाहर नहीं निकालते तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाता। उनकी बराबरी करने के लिए न केवल मुख्य सेना से उच्च श्रेणी के कृषक होंगे, बल्कि उन्हें मात देने वाले अनगिनत जादुई योद्धा भी होंगे। इसलिए मार्क्विस नानलोग और अन्य सभी नी शब्द जितनी जल्दी हो सके उड़ान भर रहे थे। अपनी गहरी साधना और विलक्षण गति के साथ वे उड़ान के आधे दिन से भी कम समय में क्षितिज से दूर हरे रंग का एक हल्का निशान देखने में सक्षम थे। वे अंततः मौलान मैदानों के किनारे पर पहुंच गए थे। मार्क्विस नानलोग ने एक लंबी आह भरी और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, हम अंततः आराम कर सकते हैं। हम बिना किसी दुर्घटना के इसे पूरा करने में कामयाब रहे हैं। उसने अपनी गति धीमी कर दी। इतनी लंबी अवधि की उच्च गति वाली उड़ान के बाद उन्होंने बड़ी मात्रा में जादुई शक्ति का उपभोग किया था। भले ही वह इससे उबरने में कामयाब हो जाए, लेकिन बाकी लोग निश्चित रूप से इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं करेंगे। टैन कृषक ने राहत की सांस ली। हाँ, चूंकि हम बिना किसी दुर्घटना के इतनी दूर तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं, चाहे वे कितने भी हताश क्यों न हो, वे हमें पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे। अपनी सावधानी कम मत करो। जादू योद्धाओं के बीच दुर्जय पात्र हैं, जिनके पास अथाह क्षमताएं हैं। ये सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाकर अपनी ही बात काट दी और उसने संदेह से अपने पीछे देखा। हान ली को अपने दिल की धड़कन महसूस हुई।
जैसे ही वह बूढ़े व्यक्ति से एक प्रश्न पूछने ही वाला था, उसने उनके पीछे से एक तेज आवाज सुनी। एक पल में अजीब आवाज तेज हो गई, जिसने पार्टी में सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अपने पीछे क्षितिज पर सफेद रोशनी टिमटिमाती देखी। वहां प्रकाश का एक छोटा सा गोला था जो अकल्पनीय गति से उनकी ओर बढ़ रहा था। सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक नजर में ही पहचान लिया कि यह क्या है, और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। अच्छा नहीं है, वह मंत्र योद्धाओं का पवन सवारी रथ है। वे हमारा पीछा करने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक कि उनके पास समान संख्या में नेसेंट सोल ग्रेड जादू योद्धा न हो। अपनी आध्यात्मिक समझ को उनके सामने लाने के बाद वांगतियांगु ने उदास होकर कहा, इसके अंदर 5 नेसेंट सोल स्टेज जादू योद्धा बैठे हैं। ऐसा लगता है कि वे हमें हराना नहीं चाहते, बल्कि हमें उलझाना चाहते हैं और सुदृढ़ीकरण के लिए रुकना चाहते हैं। हम उन्हें हमें बांधने की इजाजत नहीं दे सकते। हम कम समय में 5 जादू योद्धाओं को हराने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त वे हमें भागने से रोकने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। तितर बितर हो जाओ और उनसे बचने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करो। यहाँ कुछ Z पर्चियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक लेगा और क्षेत्र को याद रखेगा। 3 दिन में हम एक बार फिर वहां जुटेंगे। एक बार जब मार्क्विस नानलोग ने बोलना समाप्त कर लिया, तो उन्होंने तुरंत कुछ समान Z तावीज निकाले और उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को फेंक दिया। देरी के उस क्षण में दूर से आने वाले पवन रथ की आवाज स्पष्ट हो गई। साथी दाववादियों, अपना ख्याल रखो। मैं आपसे 3 दिन में एक बार फिर मिलूंगा। इसके बाद मार्क्विस नानलोग ने अपने शरीर को सुनहरी रोशनी से ढक लिया और बिना देर किए गोली मार दी। सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी उदास होकर सफेद रोशनी की एक लकीर में बदल गया और मार्क्विस से अलग दिशा में उड़ गया। जहां तक दूसरों की बात है, उन्हें Z स्लिप प्राप्त हुई और प्रत्येक ने बिना देर किए भागने के लिए अपनी गुप्त तकनीकों का उपयोग करते हुए तितर बितर होना शुरू कर दिया। टैंक कल्टीवेटर ने अपने शरीर से मीटर लंबी पीली लपटें निकाली और सीधे धरती में गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह पृथ्वी गति तकनीक का उपयोग कर रहा था। बुढ़िया का हाथ चांदी की रोशनी से चमक उठा और उसने एक चांदी की क्रेन हेयरपिन मंगवाई। खजाने पर आध्यात्मिक क्यूई की धुंध छोड़ने के बाद सफेद क्रेन पंखों का एक बादल उसे घेरने लगा। धुंधली हालत में बूढ़ी औरत अस्थिर होकर एक क्रेन के ऊपर खड़ी हो गई। फिर एक लंबी चीख के साथ सफेद क्रेन बूढ़ी औरत को अपनी पीठ पर बिठाकर आसमान में उड़ गई। जहां तक कठोर चेहरे वाले किसान की बात है, उसका पूरा शरीर चांदी की रोशनी से चमक रहा था। उसने अपने हाथों से एक जादू का इशारा किया और एक अज्ञात खजाने के साथ विलीन हो गया और बादलों में गायब होने से पहले एक सिल्वर फ्लड ड्रैगन में बदल गया। वांग तियांगु, वांग चान और यान रुयान ने कुछ अज्ञात गुप्त घोस्ट स्पिरिट सैक तकनीक का इस्तेमाल किया और काली रोशनी की एक विस्तृत लकीर में एक साथ उड़ान भरी। उन्होंने अविश्वसनीय रूप से तेज गति से यात्रा की। केवल एक क्षण में वे पहले से ही आकाश में एक काला धब्बा बन गए। हान ली भी कार्य करने में तेज थे। लगभग उसी समय उसने मार्क्विस की Z स्लिप पकड़ी। उसका शरीर लाल रोशनी से चमकने लगा। उसके शरीर पर अचानक लाल रंग का लबादा उभर आया। अपनी दिशा पहचानने के बाद उसने लबादे में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति डालना शुरू कर दिया। फिर एक गुनगुनाहट के साथ वह गहरे लाल रंग की रोशनी के साथ फूटा, जिसने हानली को प्रकाश की एक गेंद में ढक दिया और उसे हवा में उड़ा दिया। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने वाली गति से यात्रा करते हुए उसके पास अभी भी अपना सिर घुमाने और उनके पीछे विंड राइडिंग रथ पर नजर डालने का अवकाश था। हालांकि उनके बीच अभी भी काफी दूरी थी, हान ली अपनी विशाल आध्यात्मिक समझ से इसे स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। रथ सचमुच अजीब लग रहा था। ये पूरी तरह से सफेद रथ था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसे खींच रहा हो। इसके पहियों के स्थान पर इसमें 20 मीटर लंबे गहरे लाल लकड़ी के पंखों की एक जोड़ी थी। उस पर ताबीज के पात्र तैर रहे थे और वह इंद्रधनुषी रोशनी से चमक रहा था। एक पल के लिए इसकी जांच करने के बाद उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि रथ का उत्तम सफेद शरीर एक अज्ञात जानवर की हड्डियों से बनाया गया था। इसमें एक हल्की सी दुष्ट आभा थी। सफेद रोशनी की रुकावट के कारण
हान ली केवल अंदर बैठे लोगों को अस्पष्ट रूप से पहचान सका। और चूंकि उसने पहले कभी किसी जादुई योद्धा से लड़ाई नहीं की थी, इसलिए हान ली विंड राइडिंग रथ की जांच करने में जल्दबाजी नहीं करने वाला था। इसके बजाय उसने अपना सिर आगे की ओर घुमाया और सीधे मौलान मैदानों के दक्षिण की ओर उड़ान भरने वाले क्रिम्सन केप को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। थोड़े ही क्षण बाद हान ली और बाकी दल एक दूसरे से 5 किलोमीटर से अधिक दूर थे। जब विंड राइडिंग रथ वहां पहुंचा जहां पार्टी रुकी थी, हान ली उस पर दोबारा नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका। पवन रथ एक पल के लिए रुक गया था। सफेद रोशनी की झिलमिलाहट में 4 अलग अलग छायाएं रथ से निकली, 3 पुरुष और 1 महिला। ये 4 मंत्र योद्धा एक साथ इकट्ठे हुए और 4 अलग अलग नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स का पीछा करने से पहले एक त्वरित चर्चा की। सौभाग्य से किसी ने भी हान ली की दिशा में यात्रा नहीं की। इस अध्याय की पहली रिलीज नवंबर यूरो पर हुई। ये देखकर हान ली को राहत मिली, लेकिन फिर वह अंदर से शांत हो गया, चिल्लाया, अच्छा नहीं। उसी क्षण विंड राइडिंग रथ सफेद रोशनी के साथ बेतहाशा स्पंदित हुआ और हान ली की दिशा में तेजी से गोली चलाई, जिससे तेज दरारें निकल गईं जो दिमाग में चुभने लगी। जैसे ही हान ली ने लाल रंग की रोशनी में उड़ान भरी, उसकी अभिव्यक्ति भद्दी हो गई। जल्द ही हान ली ने ठंडी खर्राटे ली और उसके शरीर से चकाचौंध करने वाली रोशनी निकलने लगी और उसकी गति तेज हो गई। लाल रंग का लबादा भी हल्की हल्की गुंजन छोड़ने लगा। प्रकाश का एक सफेद गोला आकाश में प्रकाश के लाल गोले का पीछा करने लगा और दोनों के बीच 5 किलोमीटर की दूरी थी। जबकि विंड राइडिंग रथ आश्चर्यजनक रूप से तेज था, हान ली का लाल रंग का लबादा प्रकाश में आने लायक नहीं था। दोनों पक्षों ने कुछ समय के लिए खुद को गतिरोध में पाया था। कुछ ही क्षण बाद प्रकाश के 2 गोले मैदानी इलाकों के किनारे से गायब हो गए, क्योंकि वे मौलान मैदानों के बीचों बीच गहराई तक उड़ गए। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 692। कौशल का एक उपाय। हान ली के लाल रंग के लबादे और विंड राइडिंग रथ दोनों की आश्चर्यजनक गति के साथ वे मौलान मैदानों में 50 किलोमीटर से अधिक गहराई तक चले गए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जैसे ही हान ली ने गहरे लाल रंग के लबादे को और भी अधिक गति से आगे बढ़ाया, उसने अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करके उसे पीछे छोड़ दिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। वह पहले से ही लबादे की पूरी ताकत का प्रयोग कर रहा था, लेकिन न केवल वह रथ को हिलाने में असमर्थ था, बल्कि यह वास्तव में उनके बीच की आधी से अधिक दूरी को बंद करने में सक्षम था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यून उपनाम वाले उस बूढ़े व्यक्ति ने जब मध्य नेसेंट सोल कल्टीवेटर होने के बावजूद रथ को देखा तो उसे आश्चर्य क्यों हुआ। विंड राइडिंग रथ वास्तव में एक शीर्ष श्रेणी का उड़ान खजाना था। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह बिजली की गति या ब्लड शैडो इवेजन का उपयोग नहीं करेगा, वह इससे बच नहीं पाएगा। लेकिन जब से हान ली ने नेसेंट सोल का गठन किया है, तब से उसे अभी भी उसी ग्रेड के कल्टीवेटर के खिलाफ लड़ना बाकी है। हालांकि उन्हें अपने रहस्यमय खजानों पर भरोसा था, लेकिन उन्हें वास्तव में पता नहीं था कि शक्ति के मामले में वे नवजात आत्मा के साधकों के बीच कहां खड़े हैं। नवजात आत्मा के कृषकों ने अपने कौशल को मापने को हल्के में नहीं लिया। ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय में कई वर्षों तक रहने के बावजूद उन्होंने केवल 2 संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ तकनीकों पर चर्चा की थी। उसका उनसे अभी तक झगड़ा नहीं हुआ था, और सोआरिंग स्काइज शहर में उनका केवल मार्क्विस नानलोव के साथ आध्यात्मिक ज्ञान की प्रतियोगिता थी। यह उसकी असली ताकत का अंदाजा लगाने के लिए पर्याप्त नहीं था। अब जब पवन रथ पर सवार जादुई योद्धा उसका पीछा कर रहा था, तो उसके पास अपने कौशल को मापने के लिए एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी था। इसके अलावा वह मंत्र योद्धाओं की आत्मा तकनीकों में काफी रुचि रखते थे। यदि वह दूसरे पक्ष को पीछे हटाने या मारने में भी सक्षम था, तो यह एक इष्टतम परिणाम होगा। लेकिन अगर यह संभव नहीं होता, तो उसके लिए भागने के लिए अपने थंडरस्टॉर्म विंग्स का उपयोग करना आसान होता। इसके अतिरिक्त चूंकि वह मौलान मैदानों के अंदर स्थित था, इसलिए वह लड़ाई को बहुत अधिक समय तक चलने की अनुमति नहीं दे सका। तुरंत निर्णय पर पहुंचने के बाद हान ली का शरीर लाल रंग की रोशनी से जगमगा उठा।
यह तुरंत ही फीका पड़ गया और इसकी जगह नीला प्रकाश का अचानक विस्फोट हो गया। उसी क्षण वह रुका और घूम गया। उसने ठंडी नजर से उस सफेद रोशनी पर नजर डाली जो उसका पीछा कर रही थी, और उसने अपनी आस्तीन घुमाई, जिससे कई दसियों नीली तलवारों का झुंड छूट गया। मंद चीखों की एक श्रृंखला के साथ उन्होंने आश्चर्यजनक भव्यता का प्रदर्शन करते हुए एक घनी परत वाली संरचना बनाई। चूंकि यह नेसेंट सोल कल्टीवेटर के खिलाफ उसकी पहली लड़ाई थी, हान ली का लापरवाही बरतने का कोई इरादा नहीं था। अपनी 72 बांस की बादलों वाली तलवारों के अलावा वह अपनी स्पिरिट बीस्ट हेली तक पहुंचा और उसे हवा में उछाल दिया। उसके ऊपर काले दाग वाले सोने को निगलने वाले भरिंगों का एक विशाल बादल दिखाई दिया। एक त्वरित मंत्र के साथ वे उसकी ओर बढ़ने से पहले एक बार हवा में घूम गए। हान ली की आंखें भावुक हो गईं। उसने अपनी भुजाएं लहराई और 2 मंत्रमुग्ध सीलों ने भरिंग झुंड पर प्रहार किया। झुंड ने अचानक उसे घेर लिया और हान ली को ढक लिया, जिससे जल्द ही उसके शरीर पर 3 रंगों का कवच बन गया। इसमें चमकदार सादगी थी और यह फीकी नीली रोशनी से चमकता था। जैसा कि हुआ, हान ली के खत्म होते ही विंड राइडिंग रथ आ गया था। रथ के अंदर जादू योद्धा ने कीड़ों को कवच में बदलने का चौंकाने वाला दृश्य देखा। उड़ता हुआ रथ धीमा हो गया और हान ली से 300 मीटर दूर रुक गया। हान ली ने भावशून्यता से उसकी ओर देखा और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना प्रसार करने का अवसर लिया। हाथ और एक हाथ में फूलों की टोकरी और दूसरे हाथ में एक छोटी घंटी बुलाओ। इसके तुरंत बाद उसने बिना कुछ कहे अपने सामने छोटी घंटी फेंक दी। चांदी की रोशनी की एक चमक में छोटी घंटी तुरंत 10 मीटर चौड़ी हो गई और एक जबरदस्त हमले में दुश्मन की ओर चली गई। उसी क्षण हान ली ने आंतरिक रूप से 72 उड़ने वाली तलवारों को 3 में बदलने का आदेश दिया, जिससे 216 नीला तलवारें बन गईं। जैसे ही हान ली ने आदेश सुनाया, उन्होंने जोर से घंटी बजाई और 300 मीटर लंबी नीली रोशनी की लहर में प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ने से पहले प्रकाश की चमक के साथ एकत्रित हो गए। वह चांदी की घंटी के पीछे पीछे चला, मानो एक ही वार में पवन रथ को चकनाचूर कर देना चाहता हो। सबसे पहले जारी की गई चांदी की घंटी ने पहले ही अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया था। वह रथ के ऊपर उड़ गया और घूमने लगा। निरंतर गुनगुनाहट की एक श्रृंखला के साथ विशाल घंटी के केंद्र से हल्की दिखाई देने वाली चांदी की ध्वनि तरंगे उसके नीचे पवन सवारी रथ को घेरने लगी। यदि मंत्रमुग्ध योद्धा बचाव नहीं करता, तो हान ली को भरोसा था कि हमले से बड़ी क्षति होगी। जबकि चांदी की घंटी में कोई बदलाव नहीं आया था, हान ली की खेती में भारी वृद्धि ने इसकी ताकत को कोर फॉर्मेशन चरण के दौरान इस्तेमाल करने की तुलना में कई गुना अधिक बढ़ा दिया था। बेशक विंड राइडिंग रथ को ये झटका नहीं मिलने वाला था। इसके लकड़ी के पंख हल्के से फड़फड़ाए और ध्वनि तरंग को चकमा देते हुए, जो इसे घेरने वाली थी, 30 मीटर से अधिक आगे बढ़ गए। रथ विशाल सफेद रोशनी से चमक उठा और एक छायाचित्र उड़कर उसके ऊपर तैरने लगा। उस समय प्रकाश की एक विशाल नीला लहर रथ से टकराने वाली थी। जब सिलहूट ने ये देखा, तो उन्होंने शांति से अपना हाथ उठाया। रथ के ऊपर से अचानक गहरी नीली रोशनी का एक अवरोध प्रकट हुआ। जैसे ही नीली लहर बैरियर से टकराए, एक विस्फोट की आवाज आई। हालांकि हमले के कारण प्रकाश अवरोधक हिल गया था, लेकिन अंततः उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हान ली का रंग बदल गया जब उसने संकीर्ण आंखों से इस दृश्य को देखा। उसी क्षण जादुई योद्धा बड़बड़ाने लगा और उसने अपने मुंह से एक पतला नीला धागा उगल दिया। एक पल में धागा एक विशाल अजगर में बदल गया और उसने खुद को हान ली की नीला तलवार की रोशनी की लहर की ओर प्रकाश अवरोध से बाहर फेंक दिया। नीले और नीले प्रकाश के टकराव में हवा गड़गड़ाने लगी। उस पल में जादू योद्धा ने अपना हाथ उठाया और जादू की मुहर से विंड राइडिंग रथ पर हमला किया। रथ तेजी से सिकुड़ गया और हथेली के आकार का होने पर जादू योद्धा के हाथ में उड़ गया। एक बार जब इसे सुरक्षित रूप से उनके भंडारण की थैली में रख दिया गया, तो उन्होंने हान ली की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, जिससे उनकी उदास सिकुड़ी हुई अभिव्यक्ति प्रकट हुई। हान ली की आंखें सिकुड़ गईं।
ये शख्स एक बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र 60 साल के पार थी। उसके गालों पर अजीब नीला टैटू बना हुआ था और उसने अजीब शैली वाला नीला कढ़ाई वाला वस्त्र पहना हुआ था। लेकिन जिस बात ने हानली को सबसे ज्यादा चौंका दिया वह बूढ़े व्यक्ति की बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक क्यूई में उतार चढ़ाव था। ये बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में शुरुआती नवजात आत्मा चरण के चरम पर एक जादुई योद्धा था, जो अगले स्तर में प्रवेश करने के कगार पर था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अपने दोनों हमलों को आसानी से रोकने में सक्षम था। हान ली ने पहले ही पता लगा लिया था कि नीली रोशनी अवरोध कोई तकनीक नहीं है। ये कुछ ऐसा था जो बूढ़े व्यक्ति के हाथ में रखे मुट्ठी के आकार के मोती से निकला था। जहां तक अजीब नीले अजगर की बात है, उसने देखा कि यह कोई खजाना नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से बना था। हान ली का दिल और अधिक सतर्क हो गया और उसकी अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई। उसके हाथ में प्राचीन फूलों की टोकरी का खजाना सफेद रोशनी से टिमटिमाने लगा और छूटने वाला था। जब बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि हान ली हमला जारी रखने वाला है, तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वह चिल्लाया, रुको, रुको। यद्यपि आपके सम्मानित व्यक्तित्व में अपार क्षमता है, क्या आप अत्यधिक अधीर नहीं हो रहे हैं? मैं अभी तक बोला भी नहीं हूं और आपने पहले ही मुझ पर हमला कर दिया है। उसकी आवाज कुछ कठोर लग रही थी। हान ली ने भौहें चढ़ा ली और ठंडे स्वर में कहा, साधकों और जादू योद्धाओं के बीच कहने के लिए कौन से शब्द हैं? फिर भी उसने चांदी की घंटी की ओर इशारा किया और उसका आक्रमण रोक दिया। जहां तक उसके हाथ में फूलों की टोकरी की बात है, उसने उसमें से अपनी आध्यात्मिक शक्ति हटा ली और मंत्र योद्धा क्या कहना चाहता है, इसकी प्रतीक्षा करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए और लापरवाही से कहा, हालांकि आपके शब्दों में कुछ सच्चाई है, हमारी खेती में ऐसे समय होते हैं जहां मौत से लड़ना अनावश्यक होता है। जब तक आप मेरे प्रश्नों का संतुष्टिपूर्वक उत्तर दो, मैं तुम्हें रिहा कर सकता हूँ। इस अध्याय का पहला विमोचन ऑडियो बुक्स 108 पर हुआ। हान ली ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और उपहास किया, उत्तर, मेरे पास आपके आदरणीय स्वन्य को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके बारे में क्या ख्याल है कि आप इसके बजाय मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं? हान ली पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि बूढ़ा व्यक्ति क्या पूछना चाहता था। एक ही स्थान पर इतने सारे नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स को देखकर कोई भी हतप्रभ रह जाएगा। ऐसा लगता है कि साथी दाऊवादी मेरे दयालु इरादों को अस्वीकार कर रहा है। हान ली की प्रतिक्रिया सुनकर बूढ़े व्यक्ति का चेहरा उदास हो गया। हान ली ने खर्राटे लेते हुए अचानक अपने सामने आकाश की ओर इशारा किया। उलझी हुई और अशांत तलवार की रोशनी अचानक उसके केंद्र की ओर संघनित हो गई और एक विशाल तलवार बन गई जो 100 मीटर तक फैली हुई थी। कई बिजली के तेज हमलों में अजीब नीले अजगर को टुकड़ों में काट दिया गया और तलवार ने मौके का फायदा उठाते हुए प्रकाश अवरोधक के माध्यम से बूढ़े आदमी की ओर बड़ी ताकत से हमला किया। बूढ़े के चेहरे पर एक उग्र भाव उभर आया। बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में रखा मुट्ठी के आकार का मोती हवा में उड़ गया। इसके तुरंत बाद उसने अपना मुंह खोला और मोती पर शुद्ध क्यूई की एक धुंध उगल दी। मोती नीली रोशनी से टिमटिमाया और तेजी से घूमने लगा। मोती के चारों ओर पतली नीली रोशनी की रेखाएं घूमने लगी, जिससे पलक झपकते ही प्रकाश अवरोध के नीचे एक विशाल नीला जाल बन गया। उसी क्षण बूढ़े व्यक्ति ने तेजी से कुछ कहा और मंत्रमुग्ध मुद्रा में उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। फिर उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी, जिससे बूढ़े व्यक्ति के ऊपर नीली रोशनी का एक विशाल क्षेत्र बन गया। जैसे ही विशाल तलवार नीचे उतरी, वह प्रकाश अवरोध से टकरा गई। हान ली के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। 200 से अधिक स्वॉर्डलाइट से संघनित हुई विशाल तलवार आसानी से प्रकाश अवरोध को भेद गई। हवा के तेज झोंके के साथ प्रकाश अवरोध 2 हिस्सों में टूट गया और तलवार उसके नीचे लगे विशाल जाल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 693। बर्फ के कण और एक काला पर्वत निम्नलिखित दृश्य कुछ हद तक हान ली की अपेक्षाओं के विपरीत था। विशाल नीला जाल रोशनी से जगमगा उठा और विशाल तलवार के नीचे मजबूती से टिका रहा।
नेट की पारभासी चमचमाती रेखाएं अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ दिखाई दी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। विशाल तलवार ने जाल को कई बार भयंकर रूप से काटा, लेकिन जाल मजबूती से टिका रहा। बूढ़े आदमी के नियंत्रण में जाल ने तलवार के चारों ओर धागों की परतें लपेट दी, जिससे कुछ ही क्षण में तलवार फंस गई। हालांकि इसे केवल शिथिल रूप से नियंत्रित किया गया था, फिर भी थोड़े समय में इससे बचना मुश्किल होगा। हान ली ने भौहें चढ़ा दी। जैसे ही उसने सोचा कि आगे क्या करना है, बूढ़े व्यक्ति ने पहल कर दी। बर्फीली अभिव्यक्ति के साथ बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथों को एक अजीब पहिए के आकार की जादुई मुद्रा में पकड़ रखा था। इसके तुरंत बाद उसके हाथ से उसके ऊपर प्रकाश के गोले की और विभिन्न रंगों की जादुई मोहरों की धारियां निकलने लगी। बूढ़े व्यक्ति द्वारा एक रहस्यमय मंत्र बोलने के बाद नीली रोशनी का क्षेत्र सिकुड़ने और टूटने लगा। बूढ़े आदमी के चारों ओर हथेली चौड़े बर्फ के क्रिस्टल के अनगिनत टुकड़े दिखाई देने लगे। नीली रोशनी से जगमगाते हुए उन्होंने उसके चारों ओर 30 मीटर का क्षेत्र घेर लिया। भयंकर दृष्टि से बूढ़े व्यक्ति ने साहपूर्वक अपने हाथ हान ली की ओर फैलाए और कठोर आदेश दिया, जाओ। उस पल में बर्फ के क्रिस्टल खुद ब खुद एक बाढ़ में बह गए और आसमान को अपनी चीखों से भर दिया। घनी लहर हान ली की स्थिति में आकर एक मनमोहक दृश्य बना रही थी। यह एक आत्मा तकनीक है। हान ली के चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव थे, लेकिन उसके हाथ स्थिर नहीं रहे। उसने फूलों की टोकरी को सक्रिय किया और स्पिरिट बीस्ट की थैली को अपनी कमर पर थमा दिया। काले दाग वाले सोने को निगलने वाले भरिंगों का एक बादल बेतहाशा आगे बढ़ा और हान ली के शरीर को घेरने लगा। इस बार भरिंग किसी वस्तु में परिवर्तित नहीं हुए। वे केवल जगह जगह घूमते रहे, हान ली के चारों ओर एक अभेद्य अवरोध पैदा किया और उसे दृश्य से छिपा दिया। एक बार जब फूलों की टोकरी उसके हाथ से छूट गई, तो वह सफेद धुंध के बादल में बदल गई और सीधे बर्फ के क्रिस्टल की बौछार की ओर बढ़ गई। संपर्क में आने पर यह अधिकांश बर्फ के क्रिस्टल को अपनी परतों में समाहित करने में कामयाब रहा था। जैसे ही ऐसा हुआ, बचे हुए बर्फ के क्रिस्टल फूलों की टोकरी के चारों ओर उड़ गए, जैसे कि वे बुद्धिमान थे और एक बार फिर हान ली की ओर एकत्रित हो गए। निरंतर क्रम में बर्फ के क्रिस्टल को बीटल झुंड द्वारा बस के लिए रोक दिया गया था, अंदर छेद करने से एक क्षण पहले। कीट अवरोध को उसके मूल आकार में बहाल कर दिया गया था, लेकिन उसके पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे कि वह पूरी तरह से मर गया हो। ये देखने के बाद बूढ़ा आदमी म्यू चिंता में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उनकी आइस क्रिस्टल तकनीक कृषकों की मौलिक दाववादी तकनीक आइसरेन तकनीक के समान थी। हालांकि यह मात्रा में अधिक था और बर्फ के ब्लेड पूरी तरह से गहन बर्फ क्यूई से बनाए गए थे, जिसे उन्होंने अपने शरीर के भीतर से विकसित किया था। यह न केवल आश्चर्यजनक रूप से तेज था, बल्कि अविश्वसनीय रूप से ठंडा भी था। जो किसान इस बात से अनभिज्ञ थे, वे उस बर्फीली क्यूई से निपटने में असमर्थ होंगे जो इसे टूटने के बाद पीछे छोड़ गई थी, बशर्ते कि वे अपनी रक्षा करने में सक्षम थे। हालांकि उसके बर्फ के क्रिस्टल पूरी तरह से गायब हो गए और बर्फीली क्यूई का कोई संकेत नहीं मिला। एक पल की झिझक के बाद उसने अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करके बीटल बैरियर के अंदर झांकने की सोची, लेकिन अचानक उसने अपने ऊपर से एक तेज आवाज सुनी। इससे पहले कि उसे अपनी चेतना धुंधली महसूस होती, उसने बस अपने दोनों कानों से एक आवाज सुनी। गार्ड से पकड़े जाने के कारण वह लगभग आसमान से गिर पड़ा था। बूढ़े व्यक्ति के क्रोधित अलार्म में उसने जल्दी से अपने हाथों को एक साथ मारा और अपने शरीर के चारों ओर एक सफेद प्रकाश अवरोध दिखाई देने से पहले अपने शरीर को कई बार जोर से थपथपाया। वह फिर से स्थिर हो गया और ऊपर की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। अज्ञात समय में चांदी की विशाल घंटी उसके ऊपर उड़ गई थी। कुछ देर पहले ही उन्हें इसका सीधा हमला झेलना पड़ा था। उसी क्षण घंटी चांदी की रोशनी से जगमगा उठी और एक और ध्वनि हमला शुरू कर दिया। इस बार हमला बूढ़े व्यक्ति पर लक्षित नहीं था। इसके बजाय ध्वनि तरंगों का लक्ष्य विशाल नीला जाल था, जो विशाल नीला तलवार से उलझ रहा था। अच्छा नहीं है।
बूढ़े व्यक्ति को तुरंत अपनी याद आई और उसने तुरंत हमले को रोकने के लिए एक तकनीक अपनाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीला जाल चांदी की ध्वनि तरंगों से टकराया और इंच दर इंच टूट गया, जिससे विशाल तलवार अपने बंधनों से मुक्त हो गई। फिर विशाल तलवार बिना किसी हिचकिचाहट के बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि तलवार अपने निशान पर पहुंचती, उसे अपने खिलाफ भारी दबाव का सामना करना पड़ा। ऑडियो बुक्स 108 के माध्यम से अनावरण किए गए इस अध्याय की शुरुआत के साक्षी बने। हालांकि बूढ़ा व्यक्ति पहले से ही सुरक्षा की एक परत से ढका हुआ था, फिर भी उसने इतने विशाल ब्लेड से सीधे प्रहार करने की हिम्मत नहीं की। पीले चेहरे और झूलते शरीर के साथ उसने एक नीली रोशनी अवरोधक को बुलाया जो उसके चारों ओर 100 मीटर तक फैला हुआ था। इसके तुरंत बाद उसने हवा में नीले गोले की ओर इशारा किया और जादुई खजाना तुरंत उसके ऊपर उड़ गया। उस पर शुद्ध क्यूई की धुंध उगलने के बाद प्रकाश की एक और परत ने उसकी रक्षा की। फिर उसने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ हान ली की ओर अपनी नजर डाली। उसका रंग और भी फीका पड़ गया। हान ली की बीटल बाधा पहले ही बिखर चुकी थी और यह एक बादल बन गया था जो उसके ऊपर तैर रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में कई इंच बड़े नीले बर्फ के फूल दिखाई दिए। वह उदासीनता से बूढ़े को देख रहा था। जब उनकी नजरें मिली तो हान ली की बर्फीली नजर ने बूढ़े को अंदर तक कांप दिया। हालांकि उसकी नजर जल्द ही हान ली की पकड़ में मौजूद छोटे छोटे अति सुंदर बर्फ के फूलों पर केंद्रित हो गई और उसने बड़ी हैरानी प्रकट की। सूरज की रोशनी के तहत बर्फ के फूल विशाल सुंदरता का प्रदर्शन करते हुए शानदार ढंग से चमक रहे थे, लेकिन वह बूढ़े व्यक्ति के दिमाग से बहुत दूर था। सैकड़ों वर्षों तक बर्फ विशेषता भावना तकनीकों की खेती करने के बाद वह फूलों की दूरी के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से ठंडी आध्यात्मिक शक्ति महसूस करने में सक्षम थे। हालांकि यह कुछ हद तक अपरिचित लग रहा था, फिर भी बूढ़ा व्यक्ति एक अकथनीय भय से भरा हुआ था। उसी क्षण बूढ़े व्यक्ति ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और एक भद्दा भाव व्यक्त किया, क्या तुमने इसका उपयोग मेरी आत्मा को तोड़ने की तकनीक के माध्यम से किया था? क्या आप मुझे अपने उस खजाने के बारे में बता सकते हैं? जब हान ली ने ये सुना तो वह मुस्कुराया और शांति से कहा, खजाना? आइए इसे अभी के लिए छोड़ दें। यदि आप मुझे अपनी उस आध्यात्मिक तकनीक के बारे में बताने के लिए सहमत हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। क्या आप जैसे साधक की जादू योद्धा भावना तकनीकों में रुचि है? क्या यह अजीब नहीं है? बूढ़े व्यक्ति के आश्चर्य की जगह उसकी मूल रूप से उदास अभिव्यक्ति ने ले ली। लेकिन बूढ़े आदमी की भटकती निगाहों से हान ली को बर्फ के फूलों के प्रति डर का हल्का सा आभास हो रहा था। हान ली उपहास के अलावा कुछ नहीं कर सका। जब बूढ़े व्यक्ति ने हान ली की अभिव्यक्ति देखी तो वह क्रोधित हो गया। एक ठंडी खर्राटे के साथ उसने अपनी भंडारण थैली पर हाथ मारा और उसने एक को बुलाया काली रोशनी की चमक में वस्तु। वह बिल्कुल काला था और एक छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था। हान ली ने आश्चर्य से देखा। इससे पहले कि वह वस्तु की जांच कर पाता, बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही एक मंत्र का जाप शुरू कर दिया था। उसने शीघ्र ही छोटे पर्वत को हवा में उछाल दिया और वह काली रोशनी से चमक उठा। देखते ही देखते इसका आकार बढ़कर 100 मीटर चौड़ा हो गया और इसका विस्तार ही होता गया। जब हान ली ने ये देखा तो उसे लगा कि उसकी सांसें ठंडी हो गई हैं। हान ली ने सहजता से विशाल नीला तलवार की ओर इशारा किया। एक स्पष्ट वलय के साथ यह एक लकीर में बदल गया और छोटे पहाड़ की चोटी पर भयंकर रूप से कट गया। एक विशाल गड़गड़ाहट के साथ नीली लकीर और काली रोशनी टकराई, जिससे गिरते हुए पत्थर और शानदार रोशनी निकली। हान ली ने दृश्य पर नजर डालते ही अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी तलवार ने काले पहाड़ की चोटी में 30 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया था। हालांकि ये स्पष्ट था कि पहाड़ को 2 भागों में विभाजित करने से अभी भी बहुत दूर था। इसके अतिरिक्त वह नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से पहाड़ को छेद को बंद करते हुए देखने में सक्षम था। इससे पहले कि वह दूसरा हमला कर पाता, इससे पहले ही हुई अधिकांश क्षति की भरपाई हो चुकी थी। पहाड़ अपनी काली चमक के भीतर 300 मीटर से अधिक ऊंचा हो गया था।
ये किसी वास्तविक पर्वत से भिन्न नहीं प्रतीत होता था। भले ही हान ली अटल और शांतचित्त था, लेकिन उसके सामने खड़े काले पहाड़ को देखकर उसकी अभिव्यक्ति भद्दी हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि पहाड़ उस पर हमला करता है, तो कोई भी भरिंग अवरोधक या कवच उसे बचाने में सक्षम नहीं होगा। वह चपटा हो जाएगा। उस समय हान ली की विशाल तलवार पहले ही विशाल पर्वत पर कई बार वार कर चुकी थी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़े ने बुरी तरह हंसते हुए पहाड़ की ओर इशारा किया। हवा की सरसराहट के साथ वह हान ली के ऊपर दिखाई दिया और बेरहमी से नीचे गिरने लगा। हान ली की घबराहट के कारण वह आगे कुछ भी सोचने में असमर्थ था। उसकी पीठ से गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट पहले ही प्रकट हो चुकी थी। चांदी की रोशनी की एक झलक में वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। वह अपनी पीठ पर चांदी के सफेद पंखों की एक जोड़ी के 700 मीटर दूर दिखाई दिया। ये उदाहरण के लिए हान ली गायब हो गया। बूढ़े व्यक्ति को अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। बूढ़े व्यक्ति ने हान ली को एक अलग स्थान पर फिर से प्रकट होते देखा। उसने हान ली को बड़ी सावधानी से देखा। उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य से भरी थी। यह महसूस करने के बाद कि हान ली तुरंत हरकत करने में सक्षम था, बूढ़े व्यक्ति को पता था कि वह हान ली को नियंत्रित करने में असमर्थ होगा और उसके प्रयास बर्बाद हो गए। आखिरकार अपनी वर्तमान खेती में वह केवल कई बार विशाल काले पहाड़ को हिलाने में सक्षम था। प्रत्येक प्रयोग से उसकी जादुई शक्ति बहुत कम हो जाएगी। उन्होंने इसे लापरवाही से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 694। फ्रोजन ओवर। अंदर तक गहरी चिंता व्याप्त होने के कारण बूढ़े व्यक्ति ने पीछे हटने के बारे में सोचा। दूसरी ओर हान ली ने आश्चर्य की दृष्टि से काले पहाड़ की ओर देखा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ऐसा अनोखा और आश्चर्यजनक खजाना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे ये बूढ़ा व्यक्ति निखारने में सक्षम था। संभवतः ये कोई प्राचीन खजाना था जो प्राचीन काल से बचा हुआ था। हान ली को यकीन था कि इस खजाने की ताकत ऐसी नहीं थी जिसे एक दिवंगत नवजात आत्मा कृषक भी सहन कर सके। जब तक हमला होता, ये किसी भी लड़ाई का फैसला एक ही झटके में कर देता। इस वस्तु को हाथ में लेकर वह अपनी कम आक्रमण शक्ति का समाधान करने में सक्षम होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे बूढ़े व्यक्ति के विंड राइडिंग रथ में भी रुचि थी। ये ध्यान में रखते हुए हान ली की नजर बूढ़े व्यक्ति की ओर चली गई और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे शत्रुतापूर्ण हो गई। उसकी आंखों में हत्या के इरादे का निशान गहराई से देखा जा सकता था। हालांकि उसने बूढ़े व्यक्ति के साथ ज्यादा लड़ाई नहीं की थी, लेकिन हान ली को भरोसा था कि वह उसकी अधिकांश तकनीकों को समझता है। ऐसा लगता है कि यह बूढ़े व्यक्ति का दुर्भाग्य था कि वह बर्फ विशेषता तकनीक में माहिर था। दिव्य बर्फ की लपटों के साथ वे हान ली के खिलाफ ज्यादा खतरा पैदा नहीं करेंगे। भारी संख्या में बर्फ के क्रिस्टलों ने उस पर हमला किया था। इसके बावजूद वह आकाशीय बर्फ की लपटों से उन्हें आसानी से पिघलाने में सक्षम था। ये टेलीपोर्टिंग काला पहाड़ बूढ़े व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली खजाना होना चाहिए। हालांकि थंडरस्टॉर्म विंग्स की तात्कालिक गतिविधियों के साथ हान ली के खिलाफ इसका कोई फायदा नहीं था। इस मामले में हान ली के लिए बूढ़े व्यक्ति को मारना संभव होना चाहिए। निर्णय पर पहुंचने के बाद हान ली को अब कोई झिझक नहीं थी। उसकी मुट्ठी में बर्फ के फूल कांप रहे थे और नीली रोशनी से टिमटिमा रहे थे, तेजी से रूपांतरित हो रहे थे एक अंडे के आकार की लौ में। वह उसकी हथेली में मडरा रहा था और एक विचित्र आभा उत्सर्जित कर रहा था। उसी क्षण हान ली ने अपने खाली हाथ से विशाल तलवार और चांदी की घंटी की ओर इशारा किया। इसके तुरंत बाद उसने अपने पंख फड़फड़ाए और गायब हो गया और उसके पीछे केवल गड़गड़ाहट रह गई। अगले ही पल वह बूढ़े आदमी से 300 मीटर दूर फिर से प्रकट हुआ। उसकी मुट्ठी में नीली लपटें थीं। विशाल तलवार और चांदी की घंटी चमक के साथ खिल उठी जब उन्होंने प्रकाश की शानदार धारियों में बूढ़े व्यक्ति की ओर निशाना साधा। रास्ते में विशाल तलवार अचानक कई 100 फुट लंबी तलवारों की रोशनी में विलीन हो गई, जिससे आकाश भर गया और तलवारों के झुंड ने बूढ़े व्यक्ति को घेर लिया।
जैसे ही तलवार की रोशनी बूढ़े व्यक्ति के प्रकाश अवरोध को तेजी से भेदने लगी, नीला प्रकाश अंतहीन रूप से टिमटिमाता रहा। घंटी ने चांदी की ध्वनि तरंगों की एक के बाद एक लहरें जारी की, जिससे प्रभाव पड़ने पर बूढ़े व्यक्ति का प्रकाश अवरोध हिल गया। हालांकि इन हमलों ने बूढ़े व्यक्ति को बहुत चिंतित कर दिया, फिर भी उसका दिमाग स्वस्थ रहा। अपने ऊपर के मोती में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति डालने, उसके चारों ओर की बाधा को मजबूत करने के अलावा उसने जल्दी से एक हाथ का मंत्र भी बनाया। नीली रोशनी उसके शरीर से स्पंदित हुई और उससे दूर हो गई। हवा में तेजी से घूमने के बाद प्रकाश 4 मीटर लंबी बर्फ की ढालों में बदल गया, जो उसके चारों ओर घूम गई। वे छोटे और उत्कृष्ट रूप से परिष्कृत थे। बर्फ की इन ढालों द्वारा उसकी रक्षा करने से बूढ़े व्यक्ति को अधिक सहजता महसूस हुई। उसने तुरंत दूर स्थित काले पहाड़ की ओर इशारा किया और वह काली रोशनी की एक लकीर में वापस उसकी ओर उड़ने लगा। जैसे ही ऐसा हुआ, वह लगातार इस डर से अपने चारों ओर देखता रहा कि कहीं हानली उस पर अचानक हमला न कर दे। जैसा कि एक नेसेंट सोल स्टेज जादू योद्धा से अपेक्षा की जाती थी, उसके पास युद्ध का बहुत अनुभव था। गड़गड़ाहट के एक और विस्फोट के साथ हानली बिजली की चमक में बूढ़े आदमी से लगभग 40 मीटर दूर दिखाई दिया। उसके हाथ से अचानक तीक्ष्ण नीला धागों की घनी बौछार छूट गई, जो नाइट्स और नीडल्स के खजाने के ताबीज का प्रदर्शन था। 1 इतनी कम दूरी पर बूढ़ा व्यक्ति समय पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था। असंख्य नीले धागे नीली रोशनी की बाधा को पार कर गए और सीधे बर्फ की ढालों से टकराए। जैसे ही नीला तार बर्फ की ढालों से टकराया, बर्फ के चटकने की आवाजें हवा में भर गईं। सफेद रोशनी की एक शानदार चमक में सुइयां घनी चमकदार बर्फ से ढक गईं और जमीन पर गिरने लगी। N0V3 लिमिटेड जीरो वे ने ऑडियो बुक्स 108 पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल होस्ट के रूप में कार्य किया। जब बूढ़े व्यक्ति ने ये देखा, तो उसकी चिंता खुशी में बदल गई। हंसते हुए उसने अपना मुंह खोला और नीली रोशनी की एक किरण सीधे पास के हानली की ओर फेंकी। जवाब में हानली चांदी की रोशनी की चमक में दृष्टि से गायब हो गया। देरी के उस क्षण में काला पहाड़ बूढ़े व्यक्ति के ऊपर से उड़ गया। इसकी विशाल आकृति अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। बिना किसी हिचकिचाहट के बूढ़े व्यक्ति ने जादू की मोहर से पहाड़ पर प्रहार किया। फिर पहाड़ कांपने लगा और उसके नीचे से काली रोशनी की एक बड़ी चमक निकलने लगी। अपने केंद्र में बूढ़े आदमी के साथ पहाड़ ने अपनी चमक में कई सौ नीला तलवारों और विशाल चांदी की घंटी को ढक लिया। मुक्त होने के प्रयास में ये खजाने तुरंत घूमने और हिलने लगे, लेकिन उनकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। लहराता हुआ प्रकाश अवरोध एक बार फिर सामान्य हो गया था। जब बूढ़े व्यक्ति ने ये देखा तो उसे बहुत राहत महसूस हुई। इसके तुरंत बाद उसने अपना हाथ झटक दिया। सफेद रोशनी की चमक के साथ हवा में घूमता रथ उसकी हथेली में फिर से प्रकट हो गया। उसने उसे हल्के से हवा में उछाला और वह अपने मूल आकार में फैलने लगा। कुछ ही क्षण बाद इसे सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया और किनारे की ओर उड़ गया। किसी अज्ञात कारण से जब से हानली ने अपनी हथेली में बर्फ के फूलों को छोटी नीली लपटों में बदल दिया, तब से बूढ़े व्यक्ति को भय की भावना महसूस हुई। हानली के थंडरस्टॉर्म विंग्स की अतिरिक्त उपस्थिति के साथ उन्हें लगा कि मामला बदतर हो गया है और उन्होंने लड़ाई जारी रखने के बजाय भागने का फैसला किया। ये देखकर कि पवन रथ सफलतापूर्वक तैयार हो गया है, बूढ़ा व्यक्ति तुरंत प्रकाश की एक लकीर में बदल गया। कई बार चमकने के बाद वह लगभग पलक झपकते ही बाधित उड़ती तलवारों को पार करके विंड राइडिंग रथ की ओर बढ़ गया। जब रोशनी कम हो गई तो बूढ़ा व्यक्ति पहले से ही विंड राइडिंग रथ के अंदर सुरक्षित रूप से स्थित था। अपने दिल में राहत के साथ उसने अपने मोती और काले पहाड़ को वापस लाने के बारे में सोचा, तभी अचानक उसे अपनी तरफ गड़गड़ाहट सुनाई दी। मैम प्रकाश की चमक के साथ हानली अचानक उसके सामने आ गया। आह! बूढ़े ने दहाड़कर हाथ उठाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हानली की बाह पहले से ही बिजली की तरह बूढ़े आदमी की ओर बढ़ रही थी। आकाशीय बर्फ की लपटों ने उसके हाथ को पूरी तरह से ढक लिया।
बूढ़े व्यक्ति को लगा कि उसका दिल बैठ गया है, लेकिन उसके चारों ओर तैर रही बर्फ की ढालें स्वतः ही उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ गईं। सफेद रोशनी की एक चमक में वे ठीक समय पर बूढ़े व्यक्ति के सामने प्रकट हुए। ये देखकर बूढ़े व्यक्ति को खुशी की लहर महसूस हुई। हान ली ने बिना किसी बचाव के अपने क्रिस्टल आइस शील्ड्स पर हमला किया था। वह बस मौत को दावत दे रहा था। निश्चित रूप से बस एक पल में उसकी बाह ठंडी क्यूई द्वारा जमा दी जाएगी। एक दबी हुई पेन के साथ सफेद और नीली रोशनी चमक उठी। अचानक हुए घटनाक्रम से बूढ़े व्यक्ति को अपना हृदय धक से हो गया। लौ से ढका हाथ पहले से ही उसकी छाती को दबा रहा था। छूने पर यह बेहद मुलायम लगा। इससे पहले कि बूढ़ा आदमी चिल्ला पाता, हान ली की पकड़ से अजीब बर्फीली आग तेजी से फैल गई और एक ही सांस में बूढ़े आदमी को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही पल में हान ली ने देखा कि उस आदमी का अधिकांश शरीर बर्फ की मूर्ति में बदल गया। भयभीत अभिव्यक्ति के साथ बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से कोरियान की लपटों को बुलाया, जिसे विकसित करने में उसने कई सैकड़ों साल परिश्रम पूर्वक बिताए। इसने उसकी गर्दन के चारों ओर घाव कर दिया और एक चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी छोड़ी, जिससे बर्फ उसके सिर तक फैलने से रुक गई। एक पल के लिए मुख्य लपटें नीली बर्फ के साथ गतिरोध में थी। जब हान ली ने ये देखा तो उसने उपहास किया। उसने अपना खुला हाथ लहराया। फिर नीला तलवार क्यूई की एक लकीर हवा में दिखाई दी और बेरहमी से बूढ़े व्यक्ति के सिर की ओर कट गई। थोड़ी देर बाद सफेद रोशनी कांप उठी और नीली ठंड ने तुरंत उसके सिर के बचे हुए हिस्से को ढक दिया। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे का कटा हुआ आधा हिस्सा निराशा प्रकट कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में दुश्मनी भर गई। उसके सिर के ऊपर से एक स्पष्ट ध्वनि निकली। बूढ़े आदमी के चेहरे वाली एक नवजात आत्मा प्रकट हुई थी। हान ली की अभिव्यक्ति उदास हो गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के नवजात आत्मा की ओर बिजली का एक झटका उगल दिया। हालांकि चमकदार नीली रोशनी के स्पंदन में नवजात आत्मा तुरंत दृष्टि से गायब हो गई। बिजली का बोल्ट छूट गया था। जब हान ली ने जल्दी से चारों ओर नजर डाली तो उसने देखा कि नवजात आत्मा पहले से ही 300 मीटर दूर थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक बार फिर नीली रोशनी की चमक में गायब हो गया। उस पल नीला मोती भी गायब होने से पहले एक पल के लिए कांप गया। फिर मोती नवजात आत्मा की मुट्ठी में फिर से प्रकट हो गया। नवोदित आत्मा ने चुपचाप दृष्टि से ओझल होने से पहले नाराजगी भरे भाव से हान ली को देखा। कुछ ही समय बाद वह प्रकाश के एक कण में बदल गया जो क्षितिज की ओर उड़ गया। उस दूरी पर यह अब तत्काल गति का उपयोग नहीं करता था और बस हाथ में नीला मोती लेकर आसमान को चीरता था। कुछ सेकंड बाद इसे देखा नहीं जा सका। हान ली ने विदा हो रही नवजात आत्मा पर ठंडी नजर डाली और बिना हिले डुले बूढ़े व्यक्ति की लाश को पकड़ लिया। हालांकि उसके थंडरस्टॉर्म विंग्स भी तत्काल गति करने में सक्षम थे, प्रत्येक गति के बीच की देरी ने ऐसा कर दिया कि वह अभी भी उसे पकड़ने में बहुत धीमा था। चूंकि यह उनके पहले वार से बच गया, उन्होंने इसे आजाद होने दिया क्योंकि इसे मारने की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं थी। उस क्षण बूढ़े व्यक्ति की नवजात आत्मा पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। हान ली ने भावहीन होकर अपना हाथ हिलाया और बूढ़े व्यक्ति की जमी हुई लाश को चकनाचूर कर दिया, जिससे आकाश चमकदार नीली धूल से भर गया। एक हेवन वॉइड हॉल अध्याय 468 में लेमन किंगी द्वारा उन्हें दिया गया इस खजाने के ताबीज का उपयोग आर्कसेंट 6 पाथर्स अध्याय 572 के शिष्य वेन त्यानरिन के साथ उनकी लड़ाई में केवल एक बार किया गया था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 695 एक साथ इकट्ठा होना। हालांकि उसने प्रतिद्वंद्वी की नवजात आत्मा से निपटा नहीं था, बूढ़े व्यक्ति का शरीर नष्ट हो गया था। उसे अपनी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त करने में कई दशक लग जाने चाहिए। दूसरे शरीर को प्राप्त करने की बात तो दूर की बात है। एक उपयुक्त शरीर ढूंढने में काफी समय लगना चाहिए। भले ही उसके पास अनिच्छापूर्वक एक अनुपयुक्त शव हो, उसकी खेती बहुत कम हो जाएगी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जहां तक दो प्राचीन खजानों और भंडारण थैली की बात है जो पीछे छूट गए थे, वे एक बड़ा लाभ थे।
भले ही उसे मास्टर कैन कुन का गुफा निवास नहीं मिला, फिर भी मौलान मैदानों की यह खतरनाक यात्रा लाभ में बदल जाएगी। इस विचार के साथ उसने उस हल्की चांदी की भंडारण थैली पर नजर डाली जो बची हुई थी शरीर से पीछे। हान ली शांति से भंडारण थैली तक पहुंचे और उसे अपने हाथ में ले लिया। फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को इसमें डुबो दिया और लापरवाही से इसकी जांच की, लेकिन निराशा से भर गए। 1 दर्जन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के अलावा केवल कुछ सामान्य उपकरण, शोधन सामग्री और दवा की गोलियों की कुछ बोतलें थीं। जब हान ली ने दवा की गोलियां खोली तो उन्हें सामान्य गुणवत्ता वाली मिली। ऐसा लगता था कि मौलान मैदानों में वास्तव में खेती की सामग्री का अभाव था। यहाँ तक कि एक भव्य नेसेंट सोल मंत्र योद्धा के पास भी सभ्य वस्तुओं का अभाव था। जहाँ तक किसी भी जेड स्लिप की बात है, भंडारण थैली में उनका पूरी तरह से अभाव था। हान ली इससे चकित हो गया और बड़ी निराशा में आह भरी। वह मूल रूप से कुछ आध्यात्मिक तकनीकों को हासिल करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या ऐसी कोई तकनीकें हैं जो कम समय में उसकी ताकत को काफी बढ़ा देंगी। दुर्भाग्य से ऐसी कोई किस्मत नहीं थी। भंडारण थैली को दूर रखने के बाद हान ली ने अपना सिर उठाया और विशाल पर्वत की ओर उत्सुकता से देखा। हालांकि खजाने का मालिक पहले ही एक प्रकट नवजात आत्मा के रूप में भाग गया था, काला पहाड़ अभी भी अपने विस्तारित रूप में बना हुआ था, काली रोशनी से जगमगा रहा था। हान ली ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और धीरे से पहाड़ की ओर इशारा किया। मास्टरलेस प्राचीन खजाना चमक के साथ टिमटिमा रहा था और हान ली की ओर बढ़ने से पहले तेजी से सिकुड़ गया। जब तक वह उसकी पकड़ में आया, वह पहले ही एक लघु पर्वत में बदल चुका था। हान ली ने उत्सुकतावश छोटे पहाड़ को अपने हाथ में उठाया। यह विशेष रूप से भारी नहीं था और उन्होंने इसकी कई बार जांच की और पहाड़ के नीचे 3 हल्के सोने के पात्र पाए। 1000 परत वाला पर्वत। हान ली उसका नाम बोलने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखों से संतुष्टि झलक उठी। पहाड़ को हटाने के बाद हान ली ने विंड राइडिंग रथ पर नजर डाली और उसे भी दूर रख दिया। उस दिशा में देखने के बाद जहां बूढ़े व्यक्ति की नवजात आत्मा भाग गई थी, हान ली ने एक अलग दिशा में उड़ने का फैसला करने से पहले विचार में अपना सिर नीचे कर लिया। कुछ देर बाद हान ली का कोई निशान आसपास नहीं देखा जा सका। पहाड़ियों के समूह के बीच वहां कोई नहीं था, केवल आदमियों जितने ऊंचे भूसे से भरे खेत थे। लेकिन कुछ ही समय बाद क्षितिज से नीला प्रकाश चमक उठा। कुछ ही क्षण बाद नीली लकीर पहाड़ी के ऊपर आ गई। ये चारों ओर उड़ गया और हान ली को प्रकट करने के लिए दूर चला गया। उसके नीचे एक और नजर डालने के बाद उसने भौहें सिकोड़ ली और अचानक अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। आसमानी रोशनी की कई धारियां टूटते तारों की तरह सीधे पहाड़ी पर गिरी। परिणाम स्वरूप नीला प्रकाश लगभग 100 मीटर हवा में फूट गया। हवा में अचानक बेहद फीकी सफेद रोशनी की एक परत दिखाई दी। उसके नीचे 4 लोग थे जो उसे देख रहे थे। सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वे थे मार्क्विस नानलो, सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी और सांवली चमड़ी वाला आदमी। मार्क्विस नानलोग ने अपनी दाढ़ी घुमाई और मुस्कुराया। हान ली के लिए यह वास्तव में भाग्यशाली है कि वह सुरक्षित पहुंच गया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया जिससे प्रकाश अवरोध गायब हो गया। ओह, बाकी लोग अभी भी नहीं आए। हान ली ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और उनके सामने तैरने लगा। भूरे आदमी ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, हमें डर है कि दूसरे साथी दाववादी को भागने में परेशानी हो सकती है। जब हम अलग अलग भागे तो साथी दाववादी लांग और साथी दाववादी वांग का जादुई योद्धाओं ने पीछा किया। उनसे अलग होना काफी मुश्किल मामला है। मार्क्विस नानलोग ने उत्साह से कहा, हालांकि मुझे सबसे ज्यादा डर तुम्हारे लिए लगता था। अगर मैंने ठीक से देखा तो उस विंड राइडिंग रथ को आपका पीछा करना चाहिए था। अच साथी दाववादी इसकी अद्भुत गति के बावजूद इसे आसानी से हिलाने में कामयाब रहा। ऐसा लगता है कि मैंने आपको गलत समझा है। जब हान ली ने मार्क्विस की बात सुनी तो उसने अपने होंठ भींच लिए। उसकी बातों से हल्की सी घबराहट का आभास हो रहा था। हान ली ने शांत भाव दिखाया और लापरवाही से उत्तर दिया, ये कुछ भी नहीं था।
मुझे बस अपनी मूवमेंट तकनीकों पर थोड़ा भरोसा है। ये देखकर कि हान ली यह बताने के लिए उत्सुक नहीं थे कि वह कैसे बच निकले, मार्क्वेस ने चतुराई से विषय बदल दिया और मौलान के साथ नाइन नेशन यूनियन के आगामी युद्ध के बारे में बात करना शुरू कर दिया। ये समग्र रूप से पूरे महाद्वीप को हिला देगा। सफेद कपड़े पहने बूढ़े आदमी को छोड़कर बूढ़ी औरत और भूरे रंग का आदमी दोनों दिलचस्पी से बातचीत में शामिल हो गए। मार्क्वेस नानलोग ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद है कि जादुई योद्धाओं के साथ आखिरी युद्ध 10 साल से अधिक समय तक चला था। कौन जानता है कि यह युद्ध कितने वर्षों तक चलेगा। हालांकि स्वर्गीय दक्षिण के शैतान दाओ, धर्मी दाओ और यहाँ तक कि भाई हान के स्वर्गीय दाओ गठबंधन को भी सैनिक भेजने होंगे। और हेवनली दाओ अलायंस में ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय की स्थिति को देखते हुए लड़ाई में भाग लेने के लिए एक नवजात आत्मा बुजुर्ग की आवश्यकता होगी। शायद साथ ही दाओवादी हान को मौलान मैदानों का दौरा करने का एक और मौका मिलेगा। बूढ़ी औरत ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, 9 राष्ट्र संघ को सहायता भेजने वाली 3 महाशक्तियों के अलावा कुछ आवारा साधक भी हैं जो जादू योद्धाओं को रोकने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं, जिनमें कई विशेषज्ञ भी शामिल हैं। मौलान को रोकना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। टैन आदमी ने भौहें चढ़ाई और सोचा, हालांकि मैं इस बात से काफी चकित हूँ कि मौलान ये जानने के बावजूद हमला क्यों करेगा कि हमारे स्वर्गीय दक्षिण की शक्तियां उनके खिलाफ एकजुट हो गई हैं। पिछले युद्ध में जो हुआ था, उसे देखते हुए उनकी वर्तमान ताकतों से उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। बस इतने भर से हमला करने की पहल करना उनके लिए बुद्धिमानी नहीं है। पिछले युद्ध में सुदृढ़ीकरण की अचानक लहर के कारण उन्होंने अपने हमले को दोगुना कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी अधिकांश जनजातियां इस युद्ध में भाग लेंगी? ये निश्चित रूप से संभव है, लेकिन बातचीत चलते चलते अनजाने में ही काफी समय बीत गया। अचानक मार्क्वेस नानलोग टिप्पणी के बीच में अचानक रुक गए और उन्होंने अपना सिर आसमान की ओर कर लिया। दूसरों ने अनजाने में उसकी नजर का अनुसरण किया और उनके चेहरे गंभीर हो गए। ये संभव था कि उनके बिखरे हुए कृषकों में से किसी एक के स्थान पर कोई जादुई योद्धा आ जाता। आखिरकार वे मौलान मैदान में थे। उन्होंने क्षितिज से प्रकाश की एक चमक देखी, जिससे एक काली रेखा और प्रकाश के 2 लाल गोले उनकी ओर उड़ते हुए दिखाई दिए। शांत होने से पहले मार्क्वेस नानलोग ने एक पल के लिए उन्हें ध्यान से देखा। मार्क्वेस नानलोग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट फेलो डाओइस्ट वांग और उनके 2 जूनियर। जब ये बात बाकी लोगों ने सुनी तो वो भी खुश नजर आए। कुछ ही क्षण बाद प्रकाश की धारियां निकट आ गईं। इस बार मार्क्वेस नानलोग ने सीधे तौर पर प्रतिबंध हटा दिए, जिससे वांग तियांगू और कंपनी को बाकी पार्टी के बगल में उतरने की अनुमति मिल गई। जब वांग तियांगू ने हानली को पार्टी के बीच देखा तो उसने आश्चर्य का भाव प्रकट किया और कहा, ये साथी दाओवादी हान हमसे पहले आ गए। ये सचमुच आश्चर्य की बात है। ऐसा लग रहा था कि उसने विंड राइडिंग रथ को हानली का पीछा करते हुए भी देखा था। ये संभव है कि वह उस समय शार्डन फ्रूट का आनंद ले रहा था। हान ली ने अपनी नजर वांग चान और यान रुयान की ओर घुमाए और शांति से उत्तर दिया, यह महज एक दिखावा था। हालांकि साथी डाओइस्ट वांग 2 कनिष्ठों की देखभाल करते हुए बिना किसी चोट के भागने में सफल रहे। आप वास्तव में मेरी प्रशंसा है। उनका लहजा कोई गहरा अर्थ लिए हुए लग रहा था। वांग तियांगू ने उदासीनता से उत्तर दिया, हे, मेरा पीछा करने वाला जादुई योद्धा जरा भी तेज नहीं था। मेरे 2 कनिष्ठों और मैंने हमारे संप्रदाय की आंदोलन तकनीकों में से एक को नियोजित करने के लिए हाथ मिलाया। हम उन्हें आसानी से झटकने में सक्षम थे। ये विंड राइडिंग रथ से पीछा छुड़ाने के बराबर नहीं है। हान ली ने अंदर ही अंदर व्यंग्य किया। जैसे ही उसने आगे कुछ कहने के बारे में सोचा, अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने अपने शब्दों को निगल लिया। मार्क्वेस नानलोग ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और हर्षित अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया, ये साथी डाओइस्ट लांगा रहे हैं। लगता है हमारी किस्मत काफी अच्छी है। हम सभी बिना किसी नुकसान के अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच सकते हैं।
मैं वास्तव में इस बात पर विचार कर रहा था कि यदि हमारे पास कुछ सदस्य नहीं होंगे तो क्या हम इस गठन को तोड़ने में सफल हो पाएंगे या नहीं। जब पार्टी ने ये सुना तो उन सभी ने खुशी प्रकट की। यदि वे किसी लापता सदस्य के कारण खजाना प्राप्त करने में असमर्थ होते तो यह एक निराशाजनक बात होती। सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी चुप्पी तोड़ी और गंभीरता से कहा, अच्छा नहीं। ऐसा लगता है कि फेलो डाओइस्ट लॉन घायल हो गया है और अभी भी उसका पीछा किया जा रहा है। N0V3 लिमिटेड 0 वे ने ऑडियो बुक्स 108 पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल होस्ट के रूप में कार्य किया। एक बार जब अन्य लोगों ने ये सुना, हान ली और अन्य लोगों ने झटके से झट से अपनी आंखें आकाश की ओर कर ली। उन्होंने देखा कि वास्तव में प्रकाश की एक हरी और लाल रेखा कठोर चेहरे वाले कल्टीवेटर का बहुत करीब से पीछा कर रही थी। पलक झपकते ही वे पहले ही उस पहाड़ी पर पहुंच चुके थे जहां पार्टी स्थित थी। मार्क्वेस नानलोग की अभिव्यक्ति शीघ्र ही उदास हो गई। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 696। चिंतित होकर पीछे हटना अध्याय 696। चिंतित होकर पीछे हटना। ऐसा लगता है कि फेलो डाओइस्ट लॉन को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है। 2 जादू योद्धा उसका पीछा कर रहे हैं। सब लोग निकल जाओ। उस दृढ़ चिल्लाहट के साथ मार्क्वेस नानलोग सुनहरी रोशनी की एक गेंद में आकाश की ओर उड़ गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। दूसरों ने क्रमिक रूप से अनुसरण करने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। अचानक विभिन्न रंगीन रोशनी की 8 धारियां पहाड़ियों के ऊपर दिखाई दी, जो तेजी से लॉन्ग नाम के कठोर चेहरे वाले कृषक की ओर उड़ रही थी। प्रकाश की सफेद रेखा जो उनके स्थान की ओर तेजी से बढ़ रही थी, उन्हें देखते ही तुरंत तेज हो गई। एक पल में ये पार्टी के सामने आ गया और कठोर चेहरे वाले कल्टीवेटर को प्रकट करने के लिए गायब हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो उसकी जीवन शक्ति को क्षति पहुंच गई हो। आपकी सहायता के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी को पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। कठोर चेहरे वाले किसान ने पार्टी को सलाम किया और उसकी चिंतित अभिव्यक्ति को कृतज्ञता से बदल दिया गया। मार्क्वेस नानलोग हवा में तैर गए और चिंता के स्वर में पूछा, यह कोई समस्या नहीं है? यह कोई समस्या नहीं है। क्या आप ठीक हो? आपका पीछा करने के लिए आपको 2 जादुई योद्धा कैसे मिल गए? मुझे याद है कि केवल एक ही तुम्हारा पीछा करने गया था। कठोर चेहरे वाला कृषक कड़वाहट से मुस्कुराया और असहाय होकर बोला, मैं ठीक हूँ। लेकिन लगभग आधे दिन तक पीछा किए जाने के बाद एक और जादुई योद्धा भी पीछा करने लगा। मैंने उनसे आगे निकलने की कोशिश में 2 दिन बिता दिए और मेरी जीवन शक्ति काफी खत्म हो गई है। बुढ़िया ने आह भरते हुए कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि साथी डाओइस्ट लॉन्ग यहाँ क्यों भाग गया। फेलो डाओइस्ट नानलोग और फेलो डाओइस्ट यून के अलावा कोई भी 2 शुरुआती नेसेंट सोल चरण के जादू योद्धाओं से बच नहीं पाया होगा। हान ली ने दूर की ओर देखा और मुस्कुराया। हालांकि ये दोनों पीछा करने वाले कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे कुछ समय के लिए यहाँ रहने के लिए काफी साहसी हैं। क्या उन्हें खुद से आगे निकलने के लिए प्रतिशोध का डर नहीं है? कहने की जरूरत नहीं है। जब 2 जादू योद्धाओं ने हान ली और कंपनी को देखा तो वे तुरंत भागने के बजाय बस रुक गए। वे बस उन्हें दूर से देखते रहे। उनकी उपस्थिति से पार्टी की अपार आध्यात्मिक समझ स्पष्ट झलक रही थी। उनमें से एक की त्वचा सुनहरी थी और उसने भान के वस्त्र के साथ पंखों का मुकुट पहना हुआ था। दूसरे की शक्ल भयावह थी और उसने हरा वस्त्र पहना था। प्रारंभिक नेसेंट सोल चरण में वे दोनों जादुई योद्धा थे। मार्क्वेस नानलोग ने ठहाका लगाया और ठिठुरते हुए चिल्लाया, आप दोनों साथी दाववादी अभी भी नहीं बचे हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम कार्रवाई करें? यदि तुम दोनों सावधान नहीं रहे तो तुम्हारा अंत यही होगा। गांजा पहनने वाले जादू योद्धा ने उन पर नजर डाली और सावधानी से कहा, क्या अहंकारी स्वर है। हालांकि हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी हमें मारना आपकी शक्ति से परे है। हमें आप पर हमला करने की जरूरत नहीं है, बस आपको आधे दिन के लिए विलंबित करना है। क्या आपको सचमुच विश्वास है कि आपके पास जाने का मौका होगा?
आप सभी के लिए बेहतर होगा कि आप आज्ञाकारी ढंग से अपनी जगह पर बैठे रहें। शायद हम आपकी आत्माओं को पुनर्जन्म की अनुमति दे सकें। मार्क्वेस नानलोंग जोर से हंसे और चकाचौंध रोशनी से चमकने लगे। हमें आधे दिन के लिए विलंबित करें। क्या आपको विश्वास है कि हम इसकी अनुमति देंगे? हरे वस्त्रधारी मंत्रमुग्ध योद्धा ने भावहीन होकर कहा, शायद। मौलान मैदानों के स्वामी के रूप में हमारे लिए अपने मेहमानों का मनोरंजन करना ही उचित है। मार्क्वेस नानलोंग की अभिव्यक्ति उदास हो गई। हम्फ, ऐसा लगता है कि जब तक आप अपना अंत नहीं देख लेते, तब तक आपको हार का एहसास नहीं होगा। भाइयों, चलो हमला करें। हालांकि सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने असहायता का एक निशान प्रकट किया और आह भरी। मैं मूल रूप से आगे के मामलों के लिए जादुई शक्ति को संरक्षित करना चाहता था, लेकिन हम इन दोनों को अपनी पूंछ पर नहीं रख सकते। हम केवल हमला कर सकते हैं। ऐसा कहने के साथ उसने अपना मुंह खोला और एक चांदी का धार्मिक पहिया उगल दिया। एक 8 तीलियों वाला पहिया, धर्मचक्र पहिया, मुट्ठी के आकार का था और रोशनी से चमक रहा था। धीरे धीरे इसकी लंबाई 1 मीटर तक फैल गई। जब दोनों जादू योद्धाओं ने ये देखा तो वे तुरंत पीछे हट गए। जैसे ही उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की ओर ध्यान से देखा, उनके शरीर से तेज चमकने लगा। जहां तक मार्क्वेस नानलोंग की बात है, उसने बिना शब्द कहे अपनी आस्तीन घुमाई और एक सुनहरी उड़ने वाली तलवार बाहर फेंक दी। हान ली और कंपनी ने भी चुपचाप अपनी जादुई शक्ति को बुलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आगे बढ़े। उसी क्षण प्रकाश की एक लाल रेखा अचानक क्षितिज से 2 जादू योद्धाओं की दिशा में चमक उठी। जैसे ही तेज रोशनी नजदीक आई, पार्टी अपने हमलों को रोकने से खुद को नहीं रोक सकी। 2 जादू योद्धाओं को स्वाभाविक रूप से पता था कि उनके पीछे कुछ दिखाई दिया है। भान से लदे जादुई योद्धा ने शांति से तेज रोशनी की ओर इशारा किया और उसके हाथ में गिरने से पहले उसके सिर के ऊपर एक बार घुमा। यह आग की लपटों में बदल गया और उसके हाथ के बीच में जलने लगा। यह एक ध्वनि संचरण तावीज था। क्या? गांजा पहनने वाले जादुई योद्धा ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक समझ से इसकी सामग्री को स्कैन किया और चिंता में चिल्लाया। मार्क्वेस नानलोंग और कंपनी उनके चेहरे पर सदमा साफ देख पा रहे थे। इस व्यक्ति ने अचानक अपना सिर हरे वस्त्र पहने जादुई योद्धा की ओर घुमाया और उसे एक आवाज संदेश भेजा। उसे सुनकर हरे वस्त्रधारी जादू योद्धा के हाव भाव बदल गए और वह भी चिल्लाया। दोनों की निगाहें हान ली पर पड़ने से पहले वहां मौजूद कृषकों की सावधानी पूर्वक जांच की गई। उनके भाव गंभीर हो गए। हान ली पूरी तरह से शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इसका संबंध संभवतः उस घातक चोट से है जो उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को दी थी, जिससे उसकी नवजात आत्मा को भागने पर मजबूर होना पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़े व्यक्ति का इन दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध था? जैसे ही हान ली ने विचार किया, दोनों जादुई योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखने और झिझक का भाव प्रकट करने से पहले उसे जमकर घूरा। चमकदार रोशनी की 2 चमक में शब्दहीन रूप से पीछे हटने से पहले उन्होंने धीरे से एक दूसरे को कुछ आवाजें भेजी। इससे बाकी लोग हैरान रह गए। कुछ देर की झिझक के बाद उन्होंने उनका पीछा न करने का फैसला किया। पलक झपकते ही दोनों जादुई योद्धा क्षितिज में गायब हो चुके थे। वांग तियांगू ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए पूछा, साथी दाओवादी हान, ऐसा लगता है कि वे दोनों आपके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। क्या आप उन दोनों मंत्र योद्धाओं को पहचानते हैं? यह अज्ञात था कि इस प्रश्न से उसका क्या अभिप्राय था। हान ली ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मैं उन्हें नहीं पहचानता। ये पहली बार है जब मैं मौलान मैदानों में पहुंचा हूँ। मैं संभवतः उन्हें कैसे जान सकता हूँ? मार्क्वेस नानलोंग की भौहें तंग गईं, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी भौहें हटा ली। ठीक है, चाहे उन 2 जादुई योद्धाओं के साथ कुछ भी हो रहा हो, चलो जल्दी करें और खजाना हासिल करें। हम मौलान मैदानों में अधिक समय तक नहीं रह सकते। मार्क्वेस नानलोंग ने स्थिति के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की और दिखावा किया कि ऐसा नहीं हुआ था। मार्क्वेस की बात सुनकर वांग तियांगू ने तुरंत मामला छोड़ दिया। हालांकि अन्य लोग भी हैरान थे।
लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की। चूंकि दोनों जादुई योद्धा हान ली को नाराजगी की दृष्टि से देखते थे, इसलिए पार्टी को इस मामले की गहराई से जांच करने में अनिच्छा महसूस हुई। परिणाम स्वरूप मार्क्वेस नानलोंग और सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने नेतृत्व किया और पार्टी तेजी से मौलान मैदानों से होकर गुजरी। मौलान मैदानों की सीमा का अनुसरण करते हुए वे पश्चिम की ओर बढ़े और एक बंजर राख ग्रे पहाड़ के सामने पहुंचे। ये केवल कई सौ मीटर ऊंचा था और किसी भी वनस्पति से रहित था। हान ली और अन्य लोगों ने आश्चर्य से पहाड़ की ओर देखा। मास्टर कैंग कुन का गुफा निवास इतना साधारण पर्वत था। यहाँ आध्यात्मिक क्यूई भी विरल थी। यदि मार्क्वेस नानलोंग ने नेतृत्व नहीं किया होता तो वे निश्चित रूप से ऐसी जगह पर नहीं पहुंचे होते। ठीक है, हम यहाँ हैं। साथ ही दाओवादी युन और मैं प्रतिबंधों की बाहरी परत खोलेंगे। हमारा बारीकी से अनुसरण करें। सफेद लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने से पहले मार्क्वेस नानलोंग ने पार्टी को चेतावनी दी। जब वे पहाड़ के मध्य में पहुंचे तो उनमें से प्रत्येक ने एक छोटा झंडा निकाला। ये दोनों झंडे 1 मीटर लंबे थे। एक चकाचौंध हरी रोशनी से जगमगा रहा था और दूसरा पीला था और हल्के ताबीज पात्रों से लहरा रहा था। पहली नजर में कोई भी बता सकता है कि वे असाधारण थे। अन्य लोग प्रत्याशा में अपनी सांसें रोके नहीं रह सके क्योंकि वे दोनों की गतिविधियों को ध्यान से देख रहे थे। दोनों बिना रुके धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगे। दोनों झंडे एक साथ रोशनी से टिमटिमाने लगे और धीरे धीरे कांपने लगे, मानो उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहे हों। जाना लगभग एक ही समय में मार्क्वेस नानलोंग और सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने लगभग एक ही समय में अपने झंडे जारी किए। चमक की एक झलक में छोटे झंडे धरती के कुछ हिस्से में धंस गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। थोड़ी देर बाद कोई हलचल का संकेत नहीं मिला। हान ली और अन्य सभी ने संदेह के निशान प्रकट किए। बुढ़िया ने हस्ताक्षर किए और प्रश्न पूछने ही वाली थी कि धरती कांपने लगी। अधिकांश दल कांपती जमीन के बीच अपना संतुलन बनाए रखने में असमर्थ थे। इस अध्याय को सबसे पहले साझा किया गया था ऑडियो बुक्स 108 प्लेटफॉर्म। हालांकि निम्नलिखित दृश्य ने हान ली को चौंका दिया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 697। बिजली की आग की स्पाइक जैसे ही जमीन जोर से कांपने लगी, पहाड़ की चोटी से लेकर पहाड़ के आधार तक एक बारीक दरार फैल गई। दरार से सफेद रोशनी चमकने लगी, मानो पहाड़ 2 हिस्सों में बंट गया हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हान ली और कंपनी को लगा कि उनकी सांसें ठंडी हो गई हैं। मार्क्वेस नानलोंग और साथी डाओइस्ट युन को पहाड़ को चीरते हुए देखकर उनके दिल पूरी तरह से विस्मय में पड़ गए। सदमे के बावजूद वे अभी भी शांत दिखने में कामयाब रहे क्योंकि उन्होंने देखा कि क्या हो रहा था। सबसे कम खेती वाले 2, वांग चान और यान रुयान, पूरी तरह से चुप्पी में वांग तियांगू के पीछे खड़े थे। हान ली ने दोनों पर ठंडी नजर डालने के बाद अपनी नजरें वापस पहाड़ पर घुमाई। ऐसा लग रहा था कि खजाना हासिल करने से पहले उसे वांग चान को मारने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही मार्क्वेस नानलोंग और सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक पल के लिए भी अपना जादू जारी रखा, अंततः पर्वत 2 भागों में विभाजित हो गया, जिससे एक विशाल दरार बन गई जो 30 मीटर से अधिक चौड़ी थी। भीतर एक चूना पत्थर की सीढ़ी बनी हुई है। चल दर। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर उत्साह की झलक के साथ वह आगे बढ़ा। जहां तक पार्टी के दूसरे संस्थापक की बात है, मार्क्वेस नानलोंग मुस्कुराते हुए पीछे रहे। हान ली को अपने दिल में हलचल महसूस हुई। ऐसा लगता है कि यह सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी वास्तव में मार्क्वेस नानलोंग को पीछे की ओर पहरा देने के लिए काफी पात्र था। बाकी लोगों ने ये देखा और एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन वे सभी चतुराई से इस मामले पर चुप रहे। इसके बजाय वे शांति से अंदर चले गए। सीढ़ियां काफी देर तक चलीं। दोनों तरफ सफेद चांद के पत्थर जड़े हुए थे, लेकिन वे जितना नीचे उतरते गए उतना ही ठंडा होता गया। कुछ ही समय बाद वे पहले से ही पहाड़ में 300 मीटर गहरे थे
और चांदनी पत्थर की फीकी सफेद रोशनी जल्द ही किसी अज्ञात कारण से फीकी हरी रोशनी में बदल गई थी। इससे नीचे की ओर जाने वाला मार्ग अशुभ प्रतीत होने लगा। जब हान ली ने ये देखा तो वह भौचक्का रह गया और अनजाने में उसके आगे टैंक कल्टीवेटर से दूर चला गया। अगर कुछ भी हुआ तो दूरी उसे प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देगी। हान ली ऐसा करने वाले अकेले नहीं थे। मार्क्वेस नानलोंग और सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति के अलावा अन्य कृषक एक दूसरे से लगभग 30 मीटर की दूरी बनाए रखने लगे। मार्क्वेस नानलोंग और यून उपनाम वाले बूढ़े व्यक्ति को स्पष्ट रूप से पता था कि अन्य किसान वास्तव में उनके खिलाफ सावधानी बरत रहे थे। हालांकि उन्होंने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया और बिना किसी असंतोष के आगे बढ़ते रहे। भोजन समाप्त करने में लगे समय के बाद हान ली और कंपनी एक बड़े रहस्यमय हॉल में पहुंचे। इसके रहस्यमय होने का कारण ये था कि ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा हॉल जेड के एक विशाल खोखले शिलाखंड से बनाया गया हो। इसकी चमचमाती और पारभासी नीली रोशनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब जब वे 100 मीटर चौड़े हॉल में खड़े थे तो सभी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। ये सामग्री स्पष्ट रूप से सच्ची जेड नहीं हो सकती थी। एक बार जब वे अपनी आध्यात्मिक समझ को दीवारों के पार ले गए तो उन्हें तुरंत खदेड़ दिया गया। यह उनके पार देखने में असमर्थ था। हान ली इससे चिंतित नहीं थे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करते हुए हॉल के अन्य हिस्सों की जांच की और पाया कि वे सभी एक जैसे थे। ऑडियो बुक्स 108 ने इस अध्याय के प्रीमियर रिलीज की मेजबानी की। हान ली ने अंदर ही अंदर आशंका की भावना के साथ विचार किया और कमरे में अन्य कृषकों की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। वांग तियानगु और अन्य लोगों ने भी भौहें चढ़ा दी। साफ था कि उन्हें भी ये परेशानी भरा लगा। क्या ये वह जगह है जहां वंडरस सोल प्रतिबंध स्थित था? ऐसा लग रहा था कि मार्क्वेस नानलोंग अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। जैसे ही हान ली का मन आश्चर्यचकित होने लगा, पूरा हॉल जोर जोर से हिलने लगा और उन्होंने अपने पीछे से बड़े बड़े झटकों की एक श्रृंखला सुनी। बुढ़िया और अन्य लोगों ने घबराकर जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। उन्होंने पाया कि सीढ़ी अनजाने में गायब हो गई थी और उसकी जगह चमकदार नीली रोशनी वाली दीवारें ले ली गई थीं। एक क्षण बाद पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। साथ ही दाऊवादी नानलोंग, इसका क्या मतलब है? टैंक कल्टीवेटर ने उदास भाव से पूछा। मार्क्वेस नानलोंग और सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति पर नजर पड़ते ही अन्य कृषक भी सतर्क हो गए। उनकी आंखें कमरे के चारों ओर टिमटिमा रही थीं। मार्क्वेस नानलोंग ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया और शांति से कहा, रहन सहजता, साथी दाऊवादियों। बाहरी प्रतिबंधों को केवल पुनः सक्रिय किया गया, जिससे पहाड़ एक बार फिर बंद हो गया। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो भी यही हुआ था। हमें पहाड़ छोड़ने से पहले केवल 3 दिनों तक इंतजार करना पड़ा, जब तक कि प्रतिबंधों की ताकत सबसे कमजोर न हो जाए। हम यहाँ नहीं फंसेंगे। इसके अलावा बाहरी प्रतिबंध बंद होने से हमें जादुई योद्धाओं द्वारा हमें खोज लेने का कोई डर नहीं है। जबकि अन्य लोग उस स्पष्टीकरण से कुछ हद तक सशंकित थे, वे स्पष्ट रूप से राहत महसूस कर रहे थे। जब तक मार्क्वेस नानलोंग और सफेद कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति उनके साथ हॉल में थे, उन्हें किसी जाल बिछाए जाने या किसी दुर्भावनापूर्ण योजना का कोई डर नहीं था। तन की खेती करने वाले ने सलाम करके कहा, तो ऐसा ही हुआ। ऐसा लगता है कि मैं जल्दबाजी कर रहा था। साथ ही दाऊवादी नानलोंग ने हंसते हुए लापरवाही से कहा, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आइए प्रतिबंध तोड़ने की जल्दी करें। पिछली बार साथी डाओइस्ट यून और मैं असफलता से निराश होकर लौटे थे। इस अद्भुत आत्मा संरचना को तोड़ना आसान नहीं है। बुढ़िया के झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, क्या वास्तव में इस संरचना को तोड़ना इतना मुश्किल है? मुझे अतीत में एक खजाना मिला है जो कई प्रतिबंधों और बाधाओं को तोड़ने में माहिर था। शायद हम खुद को परेशानी से बचा सकते हैं और प्रतिबंध को तोड़ने के लिए इस खजाने का उपयोग कर सकते हैं। सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति से खुशी की झलक झलकी और उसने तुरंत उत्तर दिया, ये। यदि लेडी ताई के पास ऐसा कोई असाधारण खजाना है तो कृपया इसे आजमाएं।
प्रतिबंध को खत्म करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग करने की हमारी पद्धति सफल होने की गारंटी नहीं है। खुशी की झलक दिखाते हुए मार्क्वेस नानलोंग ने कहा, ये सही है। साथी दाओवादी ताई, कृपया आगे बढ़ें। बूढ़ी औरत हंसी और उसकी सुस्त आंखों से आत्मा की झलक झलकने लगी। चूंकि आप दोनों साथी दाओवादी सहमत हो गए हैं, इसलिए मैं स्पष्ट कह दूंगी, अगर यह किसी तरह से सौभाग्य से प्रतिबंधों को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, तो क्या मैं आप दोनों के साथ पहली पसंद भी रखूंगा। ये सुनकर अन्य कृषकों के भाव थोड़े बदल गए। मार्क्वेस नानलोंग ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति पर नजर डालने के बाद उन्होंने अचानक दूसरों से कहा, चाहे वह लेडी ताई हो या कोई और, जब तक आप संरचना को तोड़ने में सफल होते हैं, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। हम दोनों के बाद एक खजाने के लिए चयन। हर कोई क्या सोचता है। एक बार ऐसा कहे जाने के बाद मार्क्वेस नानलोंग ने पार्टी की ओर अपनी निगाहें घुमाई। हान ली और वांग तियानगु दोनों इसके प्रति उदासीन दिखे, लेकिन भूरे रंग का आदमी और कठोर चेहरे वाला कृषक अप्रसन्न दिखाई दिया। बावजूद कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। मार्क्वेस नानलोंग मुस्कुराए और निर्णायक रूप से कहा, बाकी लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेडी ताई, आप कार्रवाई कर सकती हैं। चूंकि यही मामला है, मैं एक प्रयास करूंगा। बुढ़िया मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उसे अपने खजाने पर पूरा भरोसा था। जब तक यह एक भ्रम निर्माण की तरह एक अमूर्त गठन नहीं था, तब तक उसके पास सफलता की एक बड़ी संभावना थी। अन्यथा वह पार्टी के बाकी सदस्यों को नाराज करने का जोखिम क्यों उठाएंगी। लेडी ताई ने अपनी आस्तीन बाहर निकाली और एक वस्तु निकाली जो केवल कई इंच लंबी थी। यह अग्नि लाल वस्तु आगे की ओर संकीर्ण और पीछे की ओर मोटी थी, जो स्पाइक जैसी कुछ थी। बूढ़े व्यक्ति ने दूसरों पर कोई ध्यान नहीं दिया और स्पाइक पर चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की धुंध उगल दी। थोड़ी देर बाद स्पाइक लाल रोशनी से टिमटिमाया और गर्मी की लहरें छोड़ने लगा, जो तेजी से पूरे हॉल में फैल गईं। जैसा कि वे अनुभवी थे, मार्क्वेस और सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को तुरंत पता चल गया कि यह वस्तु असाधारण थी, और जैसे ही उन्होंने महिला के स्पाइक पर नजर डाली, वे अनजाने में उससे कुछ कदम दूर चले गए। वांग चान और यान रुयान को गर्मी की लहर के संपर्क में आने पर झटका लगा और उन्होंने जल्द ही खुद को लाल रंग की बाधा में ढक लिया। उन्हें अपना शरीर झुलसता हुआ महसूस हुआ। देर से कोर फॉर्मेशन कृषक के रूप में वे ऐसे तापमान को सहन करने में असमर्थ थे। सफेद रोशनी की चमक के साथ कील चटकने लगी। हान ली और अन्य लोगों ने स्पाइक को गौर से देखना शुरू कर दिया और पाया कि स्पाइक की लपटें सफेद बिजली की तरह धीमी गति से स्पंदित हो रही थीं। ये बिजली और आग की दोहरी विशेषताओं वाला एक प्राचीन खजाना था। किसान विभिन्न भावनाओं से बुढ़िया को देखते थे। महिला ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सामने की नीली दीवार पर गहरी नजर डाली। उसकी कलाई कांप गई और उसने बिजली की आग का गोला उसमें डाल दिया। तेज रोशनी चमक उठी और धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। कील तेजी से उसके सिर के ऊपर घूमने लगी और जल्द ही खत्म हो गई। गति इतनी बढ़ गई कि यह धुंधला हो गया। हल्का लाल सफेद धब्बा तेजी से पूरे हॉल में उड़ गया, जिसे मुश्किल से देखा जा सका। हॉल में उपस्थित कृषक सभी आश्चर्य से देख रहे थे। ये देखकर हान ली विशेष रूप से चिंतित हो गया। ये पहली बार था जब उसने इतना तेज प्राचीन खजाना देखा था। यहाँ तक कि नैसेंट सोल की खेती करने वालों को भी इससे बचाव करना मुश्किल होगा। अगर उसे ऐसे किसी खजाने के खिलाफ लड़ना होता, तो उसके पास थंडरस्टॉर्म विंग्स के अलावा इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होता। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 698। कार्रवाई करना। बुढ़िया ने हवा में धुंधली रोशनी की ओर इशारा किया और गंभीरता से चिल्लाई, जाओ। अचानक लाल और सफेद रोशनी टिमटिमा उठी और बिजली की आग की किरण ने बुढ़िया के सामने नीली क्रिस्टल की दीवार पर जोरदार प्रहार किया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। एक धीमी आवाज के साथ बिजली और आग की लपटें टूट गईं और दीवार के किनारे पर छा गईं। परिणामी रोशनी ने दृश्य को आंखों के लिए चकाचौंध बना दिया। हान ली की पुतलियां सिकुड़ गईं। हालांकि वह इसे देखने में सक्षम नहीं था,
स्पाइक का आध्यात्मिक QE उतार चढ़ाव काफी शक्तिशाली था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि लेडी ताई को इस पर इतना भरोसा क्यों था। लेकिन चमत्कारिक आत्मा प्रतिबंध के खिलाफ ये शक्ति नहीं है। इससे पहले कि हान ली ने अपने विचार समाप्त किए, बिजली की आग पहले ही फीकी पड़ चुकी थी। कील धीरे धीरे दीवार से कई इंच दूर तैर रही थी, लेकिन दीवार पूरी तरह से सुरक्षित दिख रही थी। मार्क्विस नानलोग ने निराशा की झलक दिखाए, लेकिन फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, हालांकि इस जादुई खजाने की ताकत काफी शक्तिशाली है, फिर भी इसमें चमत्कारिक आत्मा प्रतिबंध को तोड़ने की ताकत का अभाव है। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद, साथी दाओवादी ताई। क्या कोई अन्य साथी दाओवादी हैं जो प्रतिबंध तोड़ने का प्रयास करना चाहते हैं? महिला ने बिना इस्तीफा दिए खर्राटे लेते हुए कहा, मैंने कब कहा कि यह मेरे खजाने की असली ताकत है? यह महज एक जांची हड़ताल थी। ऐसा लगता है कि इसके पूर्ण तनाव से कम कुछ भी काम नहीं आएगा। मार्क्विस नानलोग की आंखें चमक उठी और उन्होंने खुशी से कहा, ओह, यदि साथी दाओवादी ताई अभी भी अपना प्रयास जारी रखना चाहती है, तो कृपया ऐसा करने में संकोच न करें। बुढ़िया ने कोई उत्तर नहीं दिया और तुरंत जादू की मुद्रा में उसके हाथ पकड़ लिए। फ्लोटिंग लाइटनिंग फायर स्पाइक बुढ़िया के सिर के ऊपर लौट आया। फिर बुढ़िया के मंत्रोच्चारण के प्रभाव में वह अपनी जगह पर घूमने लगा। इसकी गति तेजी से बढ़ने लगी। धीरे धीरे बिजली और धधकती आग एक हो गई और इससे एक अजीब गुंजन उत्सर्जित होने लगा। ये दृश्य देखकर दूसरों की आत्माएं कांप गईं। थोड़े ही क्षण बाद लाइटनिंग फायर स्पाइक वास्तव में अपनी बिजली और लपटों को एक साथ मिलाता हुआ दिखाई दिया। इसकी सतह से विचित्र लाल रंग की बिजली लगातार चमकती रहती है। इस दृश्य ने हान ली के दिल को झकझोर कर रख दिया। उसने अपने मन में एक हल्का सा संबंध बनाया और वह सोच में डूब गया। ये दृश्य देखकर अन्य लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। वे लाइटनिंग फायर स्पाइक के बारे में बेहतर सोचने लगे। टूट जाओ, बुढ़िया बुदबुदाया। तेज हवा की आवाज के साथ लाल रंग की बिजली से भरी लाइटनिंग फायर स्पाइक दृष्टि से गायब हो गई और एक बार फिर क्रिस्टल की दीवार से टकराई। इस बार बिजली गिरने या आग लगने की कोई घटना नहीं हुई, केवल हल्की सी आवाज थी। अपनी उच्च गति के घूर्णन और स्कारलेट बिजली की सहायता से ये केवल एक क्षण के प्रतिरोध के साथ क्रिस्टल की दीवार में छेद करने में सक्षम था। एक बार जब ड्रिल दीवार में घुस गई तो उसकी गति बहुत कम हो गई, लेकिन बूढ़ी औरत के मंत्र के प्रभाव में वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपनी पूरी ताकत से ड्रिल करने लगी। थोड़ी देर बाद सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति और मार्क्विस नानलोग ने प्रसन्नता प्रकट की। वांग तियांगो और अन्य लोगों ने उत्साह भरी निगाहों और घबराहट से इस दृश्य को देखा। यह अज्ञात था कि क्या उन्हें आशा थी कि बुढ़िया सफल होगी या असफल। हान ली ने मन ही मन उपहास किया और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी। यान रुयान के अलावा किसी और ने हान ली की अभिव्यक्ति में बदलाव पर ध्यान नहीं दिया, जिसने अनजाने में हान ली की दिशा में नजर डाली थी। महिला एक पल के लिए चौंक गई और उसने हैरानी का भाव प्रकट किया। जब लाइटनिंग फायर स्पाइक क्रिस्टल की दीवार में लगभग 1 फुट तक घुस गया, तो उसे आपदा का सामना करना पड़ा। मूल रूप से स्थिर क्रिस्टल दीवार अचानक नीली चमक से चमक उठी थी। चिलचिलाती सफेद रोशनी के अनगिनत धागे दीवार से उभरे और प्रचुर मात्रा में चमकते हुए लाइटनिंग फायर स्पाइक के चारों ओर कसकर लिपट गए। भारी उछाल के साथ बिजली फायर स्पाइक में विस्फोट हो गया और परिणामी रोशनी फीकी पड़ गई, जिससे पता चला कि दीवार पूरी तरह से बहाल हो गई है। बुढ़िया का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर उग्र चिंता देखी जा सकती थी। फायर लाइटनिंग स्पाइक एक प्राचीन खजाना था जिसे हासिल करने के लिए उसने काफी मेहनत की थी। उसके लिए यह असंभव था कि वह इसे इतनी आसानी से नष्ट होने पर परेशानी महसूस न करे। कुछ समय के लिए उसे अपने पेट के गड्ढे में जलन महसूस हुई, जैसे कि वह खून उगलने वाली हो। अन्य लोग ये दृश्य देखकर अवाक रह गए और काफी चिंतित हो गए। जहां तक यान रुयान की बात है, उसने आश्चर्य से हान ली की ओर देखा और चिंतित भाव धारण कर लिया। सौभाग्य से बुढ़िया एक असाधारण चरित्र वाली थी।
एक पल के तनावपूर्ण गुस्से के बाद उसने गहरी सांस ली और अपने उग्र खून को शांत करने में सफल रही। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और बुरी तरह मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि मैंने खुद को बहुत मूर्ख बना लिया है। वंडरस सोल रिस्ट्रिक्शन वास्तव में शीर्ष 10 प्राचीन संरचनाओं में से एक के रूप में अपने नाम के योग्य है। इसे नष्ट करने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हालांकि आप साथी दाववादियों के पास विशाल क्षमताएं हैं। शायद आप में से कोई इस प्रतिबंध को तोड़ने में सक्षम हो जाए। एक बार ऐसा कहने के बाद वह इस्तीफे के संकेत में कई कदम पीछे हट गई। इस अध्याय की शुरुआत का मूल ऑडियो बुक से 108 में खोजा जा सकता है। मार्क्विस नानलोंग की मुस्कान लंबे समय से गायब थी और वह केवल आह भर सकता था। साथी दाववादी ताई के प्रयासों के बावजूद वह असफल रही। वास्तव में यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। क्या कोई अन्य साथी दाववादी हैं जो इसे आजमाने को तैयार हैं? एक बार ऐसा कहे जाने के बाद मार्क्विस नानलोंग ने विशेष रूप से वांग तियानगु पर नजर डाली। आखिरकार वह एक जादू टोना करने वाला ग्रैंड मास्टर था जो संपूर्ण साधना जगत में प्रसिद्ध था। लेकिन जब से अन्य लोगों ने बुढ़िया के प्राचीन खजाने को नष्ट होते देखा, प्रयास करने में कोई भी रुचि पूरी तरह से खत्म हो गई थी। चूंकि उनके प्रयास केवल जबरदस्त विफलता में समाप्त हुए, कौन अपने खजाने को जोखिम में डालने की हिम्मत करेगा? वांग तियानगु हॉल के कोने पर खड़ा होकर चुप रहा। हालांकि उन्हें प्राचीन मंत्र संरचनाओं की कुछ समझ थी, फिर भी उन्हें 10 महान प्राचीन प्रतिबंधों के स्तर पर कुछ भी सामना नहीं करना पड़ा। इसे भंग करने की कोई विधि तो दूर की बात है। इस प्रकार वह स्वयं सेवा करने और स्वयं को मूर्ख बनाने वाला नहीं था। हान ली, जो इस पूरे समय चुप रहे थे, अचानक बोले, मैं जितना प्रतिभाशाली नहीं हूँ, मैं एक प्रयास करना चाहूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने इस विषय पर काफी हल्के ढंग से बात की थी। इन शब्दों ने पार्टी के बाकी सदस्यों को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था। मार्क्विस नानलोंग विशेष रूप से आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने कहा, बेशक, कृपया आगे बढ़ें, साथी दाववादी हान। हान ली ने तुरंत कई कदम आगे बढ़ाए और दीवार के उस तरफ पहुंचे जिस पर कोई हमला नहीं हुआ था। जब वांग चान ने ये देखा, तो सदमे से उबरने के बाद उसके चेहरे पर उपहास की झलक देखी जा सकती थी। उसने यान रुयान को कुछ ध्वनि संदेश सुनाए, लेकिन उसने शायद ही कोई प्रतिक्रिया दी। जहां तक वांग तियानगु का सवाल है, उन्होंने बाहरी तौर पर शांत रवैया बनाए रखा, लेकिन हान ली के गठन को तोड़ने के विचार से वह घबराहट से भर गए। हान ली पत्थर की दीवार के सामने खड़ा हो गया और उसने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उसने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली बढ़ा दी। उन्होंने अपने पूरे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और अपनी उंगलियों से प्रकाश की एक लकीर निकाली जो कई इंच लंबी थी। प्रकाश के एक स्पंदन में उसने नीले रंग की लकीर को क्रिस्टल की दीवार की सतह से बिना किसी प्रभाव के पार कर दिया। हान ली इससे हतोत्साहित नहीं हुए और उन्होंने बस अपने हाथ को नीला स्पिरिट क्यूई की एक परत में ढक लिया। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां फैला दी और अपनी हथेली दीवार पर रख दी। वह बिल्कुल निश्चल था, मानो उसे कुछ महसूस हो रहा हो। हान ली की अजीब हरकतें उसे देख रहे किसानों के लिए पूरी तरह से अकल्पनीय थी, लेकिन कोई भी उसे परेशान करने के लिए आगे नहीं आया। पार्टी से पूरी तरह से अनभिज्ञ, हान ली की आंखें नीली रोशनी से हल्की चमक रही थी जब वह क्रिस्टल की दीवार में गहराई से झांक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पूरी क्षमता से इसकी जांच कर रहा हो। इस संबंध में 1/4 घंटा बीत जाने के बाद भी अन्य लोगों ने कोई अधीरता प्रकट नहीं की या कार्रवाई करने की पहल नहीं की। हान ली ने फिर आह भरी। उसकी आंखों से नीली रोशनी गायब हो गई और वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भंडारण थैली की ओर पहुंचा और 10 से अधिक विभिन्न रंगों के झंडों का ढेर निकाल लिया। सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी तुरंत अपने आश्चर्य से उबर गया और उत्साह से पूछा, तो साथी दाववादी हान भी मंत्र निर्माण की कला में कुशल थे? क्या यह आप हो सकते हैं? एक गठन को एक गठन से तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप चमत्कारिक आत्मा प्रतिबंध के रहस्यों को समझ सकते हैं? हान ली ने लापरवाही से उत्तर दिया, समझे कौन सा रहस्य?
मैंने इसी प्रकार की कुछ प्राचीन संरचनाओं का अध्ययन किया है और इसे आजमाना चाहता हूँ। उसने जल्द ही झंडों पर नीला क्यूई छिड़क दिया, जिससे वे चमकने लगे। हान ली के आदेश के तहत वे उसके हाथ से उड़ गए और क्रिस्टल दीवार की दिशा में अपने झंडे लहराए, फिर हवा में गतिहीन रूप से तैरने लगे। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 699। गठन को तोड़ना। हान ली ने अपने हाथों से एक जादू का इशारा किया और दर्जनों गठन झंडे दीवार की ओर मुंह करके एक अजीब संरचना में मडराने लगे और खुद को व्यवस्थित करने लगे। ये समझ से परे प्रतीत हुआ। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उस पल में हान ली ने धीरे से एक मंत्र बोलना शुरू कर दिया और उसके हाथों से एक दर्जन मंत्रमुग्ध मुहरें उड़ गईं, जो गठन में प्रत्येक झंडे पर सटीक रूप से प्रहार कर रही थी। विभिन्न रंग बिरंगी रोशनी से चमकने और एक दूसरे के चारों ओर लिपटे प्रकाश के धागों से बाहर निकलने से पहले झंडे एक पल के लिए कांप गए। वांग तियानगु और मंत्र विद्याओं से परिचित अन्य साधकों की भौहें तन गईं। उन्हें लगा कि यह मंत्र रचना कुछ परिचित लग रही है, जबकि वे जानते थे कि उन्होंने वास्तव में ऐसी रचना पहले कभी नहीं देखी थी। वे सभी गुप्त रूप से इसका विश्लेषण करने से खुद को नहीं रोक सके, मानो इसके रहस्य को जानना चाहते हों। जैसे कि वह अन्य साधकों को मंत्र निर्माण के गहन पहलुओं का अध्ययन करने की अनुमति देने को तैयार नहीं था, वह धीरे से चिल्लाया और मंत्र निर्माण से चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी निकलने लगी। जो लोग मंत्रमुग्ध संरचना को देख रहे थे, वे अचंभित रह गए और उन्हें अपनी नजरें दूसरी ओर मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि ये पुराने संकी लोग चौंक गए, उन्होंने गुप्त रूप से अपनी आंखों के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और तुरंत उन्हें एक बार फिर खोल दिया। परिणाम स्वरूप वे सदमा प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने देखा कि झंडे की संरचना बिना किसी दुर्घटना के पहले से ही क्रिस्टल की दीवार में जड़ दी गई थी। ऐसा लग रहा था मानो झंडे दीवार से बाहर निकल आए हों। उस क्षण मार्क्विस नानलोंग और सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने प्रसन्नता प्रकट की। हान ली पर उनका विश्वास बढ़ गया। वांग तियानगु की अभिव्यक्ति बस एक पल के लिए बदल गई, लेकिन वांग चान जो उसके पीछे खड़े थे, ने एक जटिल आश्चर्य प्रकट किया और पूरी तरह से चकित रह गए। जब यान रुयान ने दीवार पर मंत्रमुग्धता को देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। हान ली ने दीवार की ओर कुछ कदम आगे बढ़ाए और अपने हाथों को उसके खिलाफ दबाया। उसकी उंगलियां नीली रोशनी से चमक रही थीं। उसी क्षण दीवार पर जादू की संरचना प्रतिक्रिया देने लगी, क्योंकि संरचना का केंद्र इंद्रधनुषी रोशनी से चमकने लगा। रोशनी लगातार तेज होती गई और धीरे धीरे एक शानदार प्रदर्शन के साथ पूरी दीवार तक फैल गई। जैसे ही हर कोई इस दृश्य से मंत्रमुग्ध हो गया, हान ली ने अपने हाथ क्रिस्टल की दीवार से दूर खींच लिए और उसकी आकृति धुंधली होकर पड़ोसी की दीवार पर फिर से दिखाई देने लगी। काफी देर तक इसकी जांच करने के बाद उन्होंने फॉर्मेशन झंडों का एक और सेट निकाला और झंडों को पहले फॉर्मेशन से अलग ढंग से व्यवस्थित किया। सफेद रोशनी से झिलमिलाने के बाद उन्होंने खुद को एक बार फिर क्रिस्टल दीवार में स्थापित कर लिया। चूंकि कृषक तैयार थे और उन्होंने अपनी आंखों को आध्यात्मिक प्रकाश से सुरक्षित रखा था, वे स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि हान ली के आदेश के तहत झंडे कितनी आसानी से दीवारों में घुस गए थे। वे आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक सके। इसी विधि का उपयोग करके चारों दीवारों में से प्रत्येक पर मंत्र रचनाएं स्थापित करने में 1 घंटे से कम समय नहीं लगा। अन्य कृषकों ने कोई अधीरता प्रकट नहीं की। वे सभी जानते थे कि इतने गहरे प्राचीन प्रतिबंध को खत्म करना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से किया जा सकता था। प्रत्येक दीवार पर एक जादू संरचना की व्यवस्था करने के बाद हान ली हॉल के केंद्र में चले गए और हरे रंग की संरचना प्लेट दिखाते हुए अपना हाथ उठाया। उन्होंने प्लेट पर कई जटिल मंत्र मुहरों से प्रहार किया, जिससे प्लेट और 4 क्रिस्टल दीवारें एक साथ विभिन्न रंगीन रोशनी और पैटर्न में स्पंदन के साथ टिमटिमाने लगी। हान ली ने उसके चारों ओर देखने की जहमत नहीं उठाए और बस अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, टूट जाओ। जैसे ही वह बोला, प्रकाश चमक उठा और एक कान भेदी चीख निकली।
यह इतना तेज हो गया कि ऐसा लगा जैसे असंख्य पक्षी एक साथ चिल्ला रहे हों। एक जोरदार गड़गड़ाहट से कमरा और पूरा कमरा हिल गया। रोशनी गायब हो जाने से हॉल में अंधेरा छा गया। तब दूसरों को पता चला कि उनके आसपास की क्रिस्टल दीवारें अप्रत्याशित रूप से गायब हो गई थी, केवल सामान्य पत्थर की दीवारों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। पत्थर की दीवारों में से एक में एक पत्थर का द्वार भी था जो 20 मीटर ऊंचा और 12 मीटर चौड़ा था। मार्क्वेस नानलोंग के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी और उन्होंने उत्साह से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फेलो डाओइस्ट हान जादू टोना करने में इतने कुशल होंगे। हाँ, महान। साथी दाओवादी युन और मैं स्वाभाविक रूप से अपनी बात रखेंगे। हम दोनों को अपना चयन मिल जाने के बाद साथी डाओइस्ट को खजाना चुनने में प्राथमिकता मिलेगी। सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने जब अपने सामने पत्थर का गेट देखा तो मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में जोश भर आया। अपने उत्साह में टैन कल्टीवेटर ने बेचैनी से कहा, भाई नानलोंग, चलो देखते हैं अंदर क्या है। निश्चित रूप से अंदर और अधिक प्रतिबंध नहीं हो सकते। मार्क्वेस नानलोंग ने आत्मविश्वास से कहा, आराम से रहो, ऐसा नहीं हो सकता। मास्टर कैंग कुन ने जो छोड़ा, उसके अनुसार गुफा निवास में प्रतिबंधों की केवल 2 परतें होनी चाहिए। फिर वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और अपनी आस्तीन को पत्थर के गेट के पार घुमाया, जिससे वह आसानी से खुल गया। कई कृषकों ने महसूस किया कि जब उन्होंने उन्हें देखा तो उनकी सारी चिंताएं गायब हो गईं और वे बाहर मार्क्वेस नानलोंग का अनुसरण करने लगे। एक बार जब बूढ़ी औरत पत्थर के गेट के बाहर पहुंची, तो वह आश्चर्य से चिल्लाई, यह क्या है? हान ली और बाकी दल गेट के पार जो कुछ हुआ उससे आश्चर्यचकित दिखाई दिए। वहां एक हॉल था जो पिछले हॉल से कई गुना बड़ा था, लेकिन बड़े हॉल के केंद्र में एक उत्कृष्ट शैली वाला मंडप भी था। यह मंडप पारभासी सफेद जैत से बनाया गया था। ये 30 मीटर से अधिक ऊंचा था और इसमें केवल 2 मंजिलें थीं। इसके 10 मीटर के गेट के शीर्ष पर चांदी के अक्षरों में जेटपियर पवेलियन लिखा हुआ था। भले ही यह कैसे भी कहा जा सकता है, हॉल के केंद्र में एक मंडप एक अजीब दृश्य था। मंडप के सामने एक काली काली वेदी की मेज थी जिसके ऊपर एक चमचमाती मीटर लंबी पुस्तक रखी हुई थी। जहां तक हॉल के बाकी हिस्से की बात है, ये पूरी तरह से खाली था और इसमें कोई अन्य द्वार नहीं था। सभी ने तुरंत मान लिया कि खजाना मंडप के अंदर छिपा होगा। जब मार्क्वेस नानलोंग और सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक दूसरे की ओर देखा, तो बूढ़ा व्यक्ति सावधानी के साथ वेदी की मेज की ओर चला गया। पार्टी के बाकी सदस्यों के दिलों में हलचल महसूस हुई, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने बस शांति से बूढ़े व्यक्ति की हरकतों को देखा। सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी सफेद रोशनी की धुंध उगलने से पहले एक पल के लिए झिझका। धुंध ने पुस्तक के चारों ओर लपेटकर उसे ऊपर उठा दिया। कई घुमावों के साथ पुस्तक खुली और उसमें एक तलवारधारी विद्वान का चित्र सामने आया जो आकाश की ओर देख रहा था। वह मास्टर कैंग कुन है। कठोर चेहरे वाले कृषक ने आश्चर्य से पूछा। इस कहानी की जड़ें ऑडियो बुक्स 108 मूल से फैली हुई हैं। वांग तियानगू की निगाहें चित्र पर टिकी और बोली, ऐसा लगता है। हालांकि इसका कोई कारण होना चाहिए कि इसे वहां क्यों स्थापित किया गया। हालांकि यह अपने आप में विशेष रूप से मूल्यवान नहीं लगता है। एक पल सोचने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, फिर मैं इसे आजमाऊंगा। उसके दोनों हाथों से मंत्रमुग्ध मुद्रा बन गई और उसने अपनी उंगली हिलाई। कई लाल जादुई मुहरों ने चित्र पर प्रहार किया, जिससे वह एक पल के लिए चांदी की रोशनी से चमकने लगा। फिर यह ऐसे फीका पड़ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। सफेद कपड़े पहने बूढ़े ने झिझकते हुए कहा, कितना अजीब है। ये संभव है कि यह एक साधारण चित्र हो। एक पल की चुप्पी के बाद मार्क्वेस नानलोंग ने सुझाव दिया, चूंकि यह मामला है, आइए अभी के लिए चित्र को हटा दें। आइए पहले अन्य खजानों की खोज करें और उन्हें वितरित करें। क्या किसी को कोई आपत्ति है? बुढ़िया ने चित्र पर नजर डाली और हंसते हुए बोली, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आइए साथ ही दाओवादी नानलोंग के सुझाव का पालन करें। चूंकि अन्य लोगों को अभी तक अन्य खजाने देखने को नहीं मिले हैं, इसलिए वे सभी सहमत हो गए।
परिणाम स्वरूप सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने स्क्रॉल को वापस ऊपर की ओर घुमाया और ध्यान से उसे अपनी भंडारण थैली में रख दिया। जैसे ही मार्क्वेस ने मंडप की ओर देखा, उसने उत्साह से कहा, चलो मंडप में चलें और देखें। पार्टी वेदी की मेज के चारों ओर चली और कसकर बंद मंडप के सामने पहुंची। इसके बाद मार्क्वेस नानलोंग ने अधीरतापूर्वक एक चरमराहट के साथ उसके गेट को धक्का देकर खोला। इससे पहले कि हान ली और अन्य लोग प्रवेश कर पाते, उनकी मुलाकात चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से हुई। इसने उन्हें उनके सामने काफी समय के लिए अंधा कर दिया। दृष्टि समायोजित हो सकती है। एक बार जब वे दोबारा देख सके, तो उन्हें पहली मंजिल पर 3 पतली काली लकड़ी की अलमारियां दिखीं। वे ऐसी वस्तुओं से भरे हुए थे जिनसे चकाचौंध रोशनी निकल रही थी। ये दृश्य देखकर पार्टी तुरंत खुशी से भर गई, लेकिन चूंकि उनमें से प्रत्येक अनुभवी और चालाक था, इसलिए उन्होंने लालच के कारण कोई भी गलत कार्य करने का साहस नहीं किया। पार्टी ने अपनी उत्कट इच्छाओं पर लगाम लगाते हुए धीरे धीरे मंडप में प्रवेश किया और अलमारियों पर रखे प्रत्येक खजाने की जांच की। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 700। खजाना बांटना। पहली मंजिल के मध्य में खजानों की 3 अलमारियां पंक्तियों में रखी हुई थीं। वे सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पहली पंक्ति में 16 शानदार प्राचीन और जादुई खजाने थे। दूसरी पंक्ति में लोहे के मुट्ठी के आकार के टुकड़े से लेकर रक्त लाल क्रिस्टल तक दुर्लभ सामग्रियां सभी आकार और आकार थे। तीसरी पंक्ति में सबसे कम सामग्री थी। इसमें केवल कई इंच बड़ी बोतलें थीं। ऐसा लग रहा था कि इनमें दवा की गोलियां हैं। हान ली ने बिना किसी भाव के अपनी निगाहें खजानों पर घुमाई और शांत भाव बनाए रखा। हालांकि अन्य लोगों ने भी शांत उपस्थिति बनाए रखी थी, लेकिन किसी ने भी अपनी इच्छानुसार खजाने के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने केवल अपनी आंखों से प्रत्येक जादुई खजाने के मूल्य और उपयोग का मूल्यांकन किया। वे जल्द ही खजाने का बंटवारा कर देंगे। थोड़ी देर बाद मार्क्वेस नानलोंग आगे बढ़े और पार्टी की ओर से खजाने की जांच करने लगे। जहां तक दूसरों की बात है, उन्होंने खजाने की उत्पत्ति और अनुप्रयोगों पर मैत्रीपूर्ण चर्चा शुरू कर दी, लेकिन कौन जानता था कि वे वास्तव में क्या सोच रहे थे। उस समय हान ली ने कमरे के चारों ओर नजर डाली। अलमारियों के अलावा एक प्रार्थना करने वाली चटाई और खिड़की पर एक छोटा पन्नाहरा पौधा रखा हुआ था। हान ली का दिल हिल गया। जैसे ही उसने उनके पास चलने के बारे में सोचा, सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी प्रार्थना करने वाली चटाई के सामने धुंधला दिखाई दिया। उसके हाथ हिलाने से प्रार्थना करने वाली चटाई उड़कर उसकी पकड़ में आ गई और वह उसे देखने लगा। हान ली ने भौहें सिकोड़ ली और इसके बजाय खिड़की के पास स्थित छोटे से पौधे की ओर चला गया और उसका बारीकी से निरीक्षण किया। जब उसने इसे देखना शुरू किया, तो उसे अचानक अपने पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई दी, क्या सीनियर हान को इस इनफोकस हर्ब में दिलचस्पी है? हालांकि यह बहुत कम देखा जाता है। ये इन प्रकार की दवा की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक इष्टतम घटक है। ये बिना किसी दोष के औषधि शक्ति बढ़ाने में सक्षम है। एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ वह धीरे से घूमा और देखा कि आन रुयान उसके पीछे खड़ा था। हान ली ने शांति से उत्तर दिया, यिनफोकस जड़ी बूटी अन्य जड़ी बूटियों से अलग है। इसके औषधीय गुण तभी सर्वाधिक प्रबल होते हैं जब ये 100 वर्ष पुराना हो जाता है। अब जब इसकी उम्र इतनी अधिक हो गई है तो इसका कोई उपयोग नहीं रह गया है। हान ली की नजर कमरे पर पड़ी और पाया कि वांग चान वांग तियांगू के पीछे पीछे आ रहा था। वह उत्साहपूर्वक अपने दूसरे चाचा के साथ कुछ फुसफुसा रहा था और यान रुयान क्या कर रहा था उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। यान रुयान मुस्कुराए और उज्ज्वल भटकती आंखों से हान ली को देखा। मैंने नहीं सोचा था कि सीनियर हान न केवल मंत्र निर्माण में कुशल थे, बल्कि दवा की गोली शोधन में भी कुशल थे। आप सचमुच मेरी प्रशंसा के पात्र हैं। महिला की चेक करने की उत्सुकता को देखकर हान ली काफी सतर्क हो गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, गोली शोधन केवल मामूली स्तर तक। हालांकि साथ ही डाओइस्टियान, क्या आप अपने पति के साथ मेरे रिश्ते के बारे में जानते हैं?
क्या तुम्हें मुझसे बात करने पर अपने पति की नाराजगी पैदा होने का डर नहीं लगता? यान रुयान की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने असहाय स्वर में कहा, बेशक मुझे पता है, लेकिन मैं अभी भी सीनियर और मेरे स्वामी पति के बीच नफरत को खत्म करने की व्यर्थ उम्मीद करती हूँ। हान ली ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और उसके चेहरे पर व्यंग्य की किरण चमक उठी। भंग कर दो। आपके शैतान दाव संप्रदाय और मेरे स्वर्गीय दाव गठबंधन के बीच हमेशा शत्रुतापूर्ण संबंध रहे हैं। भूलने को क्या है? यान रुयान ने जवाब में कड़वाहट से मुस्कुराया और बोलना शुरू किया जब मार्क्वेस नानलोंग ने अचानक बुलाया, साथी दाववादियों के पास आओ। ऊपर जाने से पहले हम सबसे पहले इस मंजिल के खजाने को वितरित करेंगे। एक बार यह कहने के बाद हान ली ने यान रुयान पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। यान रुयान का खूबसूरत चेहरा उसके पीछे शालीनता से चलने से पहले प्रतिक्रिया में कई भावनाओं से चमक उठा। जब वांग चैन ने देखा कि यान रुयान हान ली का पीछा कर रहा है, तो वह थोड़ा हतप्रभ दिखाई दिया। लेकिन यान रुयान पर गहरी नजर डालने के बाद उसने चतुराई से इस मामले पर चुप रहने का फैसला किया। जहां तक वांग तियांगू का सवाल है, वह मामले से आंखें मूंद ली। मार्क्वेस नानलोंग ने पहले ही सभी वस्तुओं को एक शेल्फ पर इकट्ठा कर लिया था और शांति से कहा, ठीक है, आइए हम सामग्री को स्पष्ट कर दें। 6 प्राचीन खजाने, 10 जादुई खजाने और सामग्री और दवा की गोलियों के 8 शेयर हैं जो उनके मूल्य के अनुसार व्यवस्थित हैं। निस्संदेह हर कोई जो सबसे अधिक चाहता है वह प्राचीन खजाने होंगे। आखिरकार उनकी पूरी ताकत बिना किसी परिष्कार के प्रदर्शित की जा सकती है। हालांकि ये जादुई खजाने भी सामान्य वस्तुएं नहीं हैं। वे सभी मास्टर कैंकुन के दुर्जय विरोधियों द्वारा छोड़े गए जादुई खजाने थे। उनका पराक्रम महान होना चाहिए। यदि उन्हें निखारने में कुछ समय लगाकर उनकी 70% शक्ति का ही प्रदर्शन किया जा सके तो भी यह निश्चित रूप से सार्थक होगा। वैसे आप अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें चुन सकते हैं। साथ ही दाववादी वांग चान और यान रुयान, आपको केवल एक शेयर आवंटित किया जाएगा। बुढ़िया ने अपनी उम्र का फायदा उठाते हुए स्पष्ट रूप से दावा किया, मैं जितनी बूढ़ी हूँ, मेरे पास जादुई खजाने को परिष्कृत करने का समय कैसे है? निस्संदेह यह एक प्राचीन खजाना होगा। दूसरों ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन वे मन ही मन हंसे। उस समय वांग तियांगू ने मार्क्वेस नानलोंग से भारी स्वर में बात की, क्या साथी दाववादी नानलोंग और युन पहली पसंद नहीं करेंगे? हो सकता है कि दूसरी मंजिल पर कोई भी वस्तु न हो जो आप चाहते हो। मार्क्वेस नानलोंग की अभिव्यक्ति उदास हो गई और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, भाई वांग, आपका क्या मतलब है? सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने वांग तियांगू को अमित्र भाव से देखा। वांग तियांगू ने इस पर अपनी आंखें मूंद ली और हंसते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि यह बहुत अफसोस की बात होगी अगर आपने इन खजानों से पहली बार पैसे नहीं लेने का फैसला किया। ठंडी अभिव्यक्ति के साथ मार्क्वेस नानलोंग ने कहा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं और फेलो डाओइस्ट युन पहली प्राथमिकता से लेना चाहते हैं। जहाँ तक साथी दाववादी हान की बात है, ये तय करना उसकी पसंद होगी कि वह अपने विशेषाधिकार का उपयोग करेगा या नहीं। ऐसा लग रहा था कि वह वांग तियांगू की बातों से बहुत नाराज थे। हान ली ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और लापरवाही से कहा, मैं भी अपने विशेषाधिकार का उपयोग नहीं करना चाहता। मैं इसे दूसरी मंजिल के लिए रखूंगा। वांग तियांगू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, चूंकि यह मामला है, हम खजाने को आपस में समान रूप से बांट लेंगे। यदि आप एक प्राचीन खजाना चाहते हैं, तो आप बाद में जादुई खजाने को चुनने का अधिकार त्याग देते हैं। साथ ही दाववादी, क्या आप सहमत हैं? वह तरीका ठीक है। मैं सहमत हूँ। वह ठीक है। दूसरों को यह उचित लगा और उनमें से प्रत्येक सहमत हो गया। बेशक हान ली ने जादुई खजाने को त्यागने का फैसला किया। जहाँ तक सफेद कपड़े पहने बूढ़े आदमी और भूरे आदमी का सवाल है, उन्होंने प्राचीन खजाने को त्यागने का फैसला किया। इसके बजाय उनमें से प्रत्येक ने 2 जादुई खजाने और सामग्रियों और दवा की गोलियों का एक हिस्सा लिया। जहाँ तक दूसरों की बात है, उनमें से प्रत्येक ने एक प्राचीन खजाना लिया। हान ली ने एक बांस की नली खरीदी।
हालांकि वह इसकी शक्ति या इसकी क्षमताओं के स्तर को नहीं जानता था, फिर भी उसने बिना अधिक देखभाल के उस वस्तु को अपने भंडारण थैली में रख दिया। उन्होंने दवा की गोलियां और सामग्री का भी हिस्सा लिया। एक बार जब हान ली और अन्य लोगों ने एक एक जादुई खजाना ले लिया, तो उन्होंने पहली मंजिल पर वस्तुओं को वितरित करना समाप्त कर दिया। जहां तक प्रार्थना करने वाली चटाई की बात है, हान ली ने देखा कि सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही उस पर कोई ध्यान दिए बिना उसे फर्श पर फेंक दिया था। यह मूल्यवान प्रतीत नहीं हुआ। जहां तक यनफोकस हर्ब का सवाल है, ऐसा लगता था कि कई लोगों ने इसे पहचान लिया था, लेकिन किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं थी। हान ली ने मन ही मन हंसते हुए कहा, ऐसा लग रहा था कि कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि इसे ले सके। इन नवजात आत्मा संकी लोगों ने मौजूद हर चीज की जांच की थी। आखिरकार ये बहुत संभव था कि वहां छिपे हुए खजाने हों। एक बार जब इन नेसेंट सोल संकी लोगों ने एक बार फिर पहली मंजिल की खोज की, तो पार्टी बिना किसी अप्रत्याशित खोज के दूसरी मंजिल पर चढ़ गई, लेकिन जब वे पहुंचे तो वे दृश्य देखकर दंग रह गए। जैसे ही वे दूसरी मंजिल में दाखिल हुए, उन पर धूप की लहर दौड़ गई। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों के शीर्ष पर 6 भुजाओं वाले एक क्रूर एक सींग वाले राक्षस की सुनहरी मूर्ति के साथ एक छोटी सी भेंट चमक रही थी। यह आक्रामक और जीवंत दिखाई दिया। चमक के सामने एक अग्नि लाल कड़ाही थी जिससे सफेद धुएं की लहरें निकल रही थी। ये हवा में धूप की उत्पत्ति थी। मार्क्विस नानलोंग और अन्य ये देखकर हैरान रह गए कि मास्टर कैंग कुन ने एक राक्षस जानवर को स्थापित किया था। लेकिन जब हान ली ने मूर्ति देखी, तो हान ली का दिल उछल पड़ा। सैल्यूटपवित्र उद्गम प्लेट में दानव जानवर के समान ही लग रहा था। उसकी भी वही भयंकर चमक थी और 6 भुजाएं थी जो स्वर्ग की ओर उठी हुई थी। हान ली ने फिर अपनी नजर दूसरी मंजिल पर बाकी सभी चीजों की ओर घुमाई। लगभग 10 मीटर दूर उसे एक सामान्य मेज और कुर्सी दिखाई दी। वहां एक स्याही की पट्टी, एक ब्रश, बांस की पर्चियां और कई अन्य वस्तुएं थीं। मंदिर के सामने की तरफ एक नीला जेड बिस्तर था। हालांकि यह बहुत दूर था, फिर भी उसे हल्की सी अनुभूति हो रही थी कि इससे एक ठंडी आभा निकल रही है, जैसे कि इसे हिमंदी जेड से उकेरा गया हो। बिस्तर के ऊपर 3 जेड बक्से थे जो देखने में बहुत आकर्षक लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दूसरी मंजिल मास्टर कैंग कुन का शयन कक्ष है। धुंधले रूप में सफेद कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति ठंडे जेड बिस्तर के किनारे दिखाई दिया और जेड बक्से में से एक को अपने हाथ में ले लिया। यह अध्याय सबसे पहले ऑडियो बुक्स 108 प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया था। एक पल इंतजार करें। ये कहने के तुरंत बाद बिस्तर के किनारे एक और छाया दिखाई दी। उनका हाथ काली रोशनी से चमकने लगा और उन्होंने उसे बूढ़े व्यक्ति की पीठ पर तान दिया। सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कलाई पीछे खींच ली और गुप्त हमले से बच गया। अपने भयभीत क्रोध में उसने अपने हमलावर को शत्रुता से देखा। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ मारपीट करना चाहते हो? इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।